की जयंती यानी कि बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे मनाया जाता है। सवाल यहां से बस यही बन सकता है कि हेमिस कहां का है, लद्दाख का है, और लद्दाख में कौन सा पर्व, कौन सा फेस्टिवल ये जो है भैया गुरु पदम संभव की जयंती यानी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु पदम संभव की लिए मनाया जाता है, उनकी याद में मनाया जाता है। तो ये सवाल यहां से सीधे सीधे आएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं तिवारी जी आप, शिव और पार्वती जी की पूजा भी होती है, यहाँ करवा चौथ में नहीं होती। हाँ तो पूरा सवाल जो है वो आपको उस तरह से देगा कि आप क्लियर कर पाए, पूरा सवाल उस तरह से देगा। उसमें मैंने वो सवाल भी देखा था जिसमें पूछा गया है, उसमें वो क्लियर था कि यहाँ से करवा चौथ ही आ सकता है, पर क्योंकि हम क्वेश्चन सीधे सीधे आजकल एसएससी के नहीं कराते हैं, वो थोड़ा गड़बड़ कर रही है एसएससी, ठीक है, इसलिए हम उससे संबंधित चीजें आपको करा रहे हैं। आइए पोंगल, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, ये भी भगवान सूर्य से ही संबंधित है, ये भी भगवान सूर्य। मकर संक्रांति के आसपास जनवरी में, हाँ जी जनवरी में ही होता है, 4 दिवस का होता है। हाँ 4 डे हार्वेस्ट फेस्टिवल है, 4 डे हार्वेस्ट फेस्टिवल है बेटा, याद रखना है पोंगल। और ये भोगी पोंगल इसका हिस्सा है, हाँ जी भोगी पोंगल हिस्सा है। भोगी पोंगल कौन से यानी पहला, ये पहला दिन है, भोगी पोंगल कौन सा है, पहला दिन। तो आपसे पूछेगा पोंगल का फर्स्ट डे कौन सा होता है, तो वो भोगी पोंगल होता है। और ये किसको समर्पित है, तो लॉर्ड इंद्र को ये समर्पित है, किसको समर्पित है, लॉर्ड इंद्र को ये समर्पित है, ठीक है। चलिए तो भोगी पोंगल जो है लॉर्ड इंद्र को समर्पित है, ठीक है, तो समर्पित है लॉर्ड इंद्र को, सीधे सीधे पूछा जाएगा। दूसरा सूर्य पोंगल, इसी को हम थाई पोंगल भी कह देते हैं, थाई पोंगल। सूर्य नाम से वैसे ज्यादा पूछा जाता है, पर कहीं कहीं थाई पोंगल नाम से भी इसे पूछा गया है। तो दूसरा सूर्य पोंगल है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट डे है, ये दूसरा जो दिन है पोंगल का, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पोंगल को माना ही किसको जाता है भैया, माना ही किससे संबंधित जाता है, सूर्य देव को। तो अब ये दूसरा दिन सूर्य देव का ही है, तो सीधे सीधे अपने आप ही हो जाएगा कि भैया जब दूसरा दिन सूर्य देव का है तो यही मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, यही मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सूर्य पोंगल है, पहला थाई पोंगल है, तीसरा मट्टू पोंगल है, ये तीसरा दिन है बेटा, थर्ड डे, तीसरा दिन मट्टू पोंगल है। और इस दिन जल्लीकट्टू होता है, जल्लीकट्टू वैसे पूजा होती है मेनली मवेशियों की, गाय बैल जैसे मवेशी हैं जो हमारी किसमें सहायता करते हैं, फार्मिंग में, यानी जो कैटल्स हैं, कैटल है सॉरी, जो हमारी मदद करते हैं फार्मिंग में, है ना। कैटल्स तो गलत होता है ना, अगर मैं लिखूं कैटल्स तो वो तो गलत हो जाएगा ना पेपर के हिसाब से, कैटल्स गलत है, क्योंकि कैटल अपने आप में ही क्या है, ये एक प्लूरल है, ठीक है। तो ऐसे ही भाई कैटल जो हैं वो वर्शिप किए जाते हैं किसमें, मट्टू पोंगल में। और बेटा याद रखना है क्यों किए जाते हैं, क्योंकि उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं, इसमें प्ले करते हैं इसमें, ठीक है। चलिए इसमें खेती में। और चौथा है कन्नुम पोंगल, चौथा कौन सा है, कन्नुम पोंगल है, क्या है, चौथा है कन्नुम पोंगल, ठीक है। तो कन्नुम पोंगल हो जाएगा जिसमें लोग पारिवारिक मिलन करते हैं, यानी अपने परिवार वालों से मिलते हैं, अपने परिवार वालों से मिलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। ये बच्चा पूछा एडिक्विटी हट रही है क्या, बेटा अभी तो नहीं कह सकते हट रही है नहीं, तो इस बारे में अंकित सर ने कल एक वीडियो बनाई थी, आप देख लेना, ठीक है, देख लेना एक बार। तो ये सारे के सारे थोड़े मुश्किल पड़ने वाले हैं आज के आपको, ये एक बार में नहीं होंगे, इनको आसान करने के लिए क्या करना है, इनको आपको आसान करने के लिए मल्टीपल रिवीजन देने हैं। अब इसका रिवीजन का तरीका मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। अगले 15 दिन तक रोज केवल 10 मिनट इसकी पीडीएफ पढ़नी है, ये लास्ट की जो 2 क्लास है। इसका मेन है कि जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये, और कौन सी क्रॉप कटती है इस टाइम पे, रबी, रबी की जो क्रॉप है भाई उसका हार्वेस्ट फेस्टिवल है बैसाखी। और ये मुख्यतः कहां मनाया जाता है, पंजाब में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 13 अप्रैल को मनाया जाता है, हाँ जी। और या सिख नववर्ष भी बोल देते हैं इसको, हाँ जी, तो इसको सिख न्यू ईयर के तौर पे भी हम मानते हैं, ठीक है। तो वैसाखी कब, 13 अप्रैल, क्या है, सिख न्यू ईयर है। क्या ये किसी फसल की कटाई का प्रतीक है, हाँ जी। कौन सी फसल, तो भैया रबी क्रॉप, रबी क्रॉप। मैंने बताया ही था कि जो भी नववर्ष हैं भारत वाले वो कहीं ना कहीं फसल से भी जुड़े हुए हैं, वो किसी ना किसी फसल से भी जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी फसल से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए क्लास के अलावा बेटा 10-15 मिनट स्ट्रेटेजी को दे दो, उतना ही मांगता हूं मैं, तो ज्यादा आपसे मांगता नहीं हूं। क्लास से लग 10-15 मिनट तो आपको रिवीजन करना है। बच्चा पूछा कितना टाइम दे दें, ठीक है। ये वाली क्लास नवीन सर ने नहीं करवा रखी है बेटा, ये वो उस पर आधारित है जहां से अभी रिसेंटली सवाल बन रहे हैं ना, तो क्योंकि रिसेंट वाले सवाल बन रहे हैं तो सर ने उसके बाद कोई क्लास करवाई नहीं थी, इसलिए अगर अगर अभी भी सर करवा रहे होते, पढ़ा रहे होते, तो इन चीजों को वो करा रहे होते, बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो रबी फसल की कटाई का प्रमुख पर्व बैसाखी, ये थोड़ी सी बोरिंग क्लास है आज की, मेरे लिए भी आपके लिए भी, पर ये जरूरी है तो इसे थोड़ा सा कर लेना। ये अलग अलग एग्जाम में जो आया है उसका क्रक्स एक तरह से मैं बता रहा हूँ, एक तरह से क्रक्स। तो कब मनाया जाता है बैसाखी, 13 अप्रैल को, ये सिख न्यू ईयर का प्रतीक है, हाँ जी। और ये 2 चीज को भी, इसके अलावा ये किसको, भाई खालसा पंथ की स्थापना हुई थी 1699 में, इसके अलावा खालसा पंथ की जो स्थापना हुई थी 1699 में, ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है, ये उसकी याद में भी मनाया जाता है, खालसा पंथ की याद में भी। और ये सिख न्यू ईयर है, 13 अप्रैल को मनाया जाता है, फसल उत्सव भी है। तो 3-4 फैक्ट आपको बैसाखी से संबंधित याद होने चाहिए, 3-4 आपको बैसाखी से संबंधित याद रखना है, होने चाहिए, ठीक है। ईद उल फितर, अच्छा इसमें कैसे पूछा गया सवाल, देखो कौन सा त्योहार बेटा मार्क करता है एंड ऑफ रमजान, यानी जो रमजान महीना है उसके समापन को कौन सा त्योहार दिखाता है, यानी कि ईद उल फितर जब होगी इसका मतलब है ईद उल फितर, तो भैया इसका मतलब है रमजान का महीना खत्म हो गया है, रमजान का महीना खत्म हो गया है। जैसे अभी भी चल रहे हैं शायद रोजे रमजान का महीना चल रहा है ना, कोई मुस्लिम भाई हो तो बताएं जरा, अगर हमारी क्लास में कोई भी मुस्लिम भाई है तो एक बार बताएं कि अभी रमजान रमजान का महीना चल रहा है। और जब ये रमजान का महीना खत्म होगा तो भैया सीधे सीधे फिर एक त्योहार मनाया जाएगा जिसको कहेंगे ईद उल फितर, ईद उल फितर, है ना, ईद उल फितर। ये क्लियर है, हाँ भाई लास्ट है बेटा, ये लास्ट है, चिंता मत करो, ईद उल फितर चल रहे हैं, ठीक है। थैंक यू राशिद भाई, थैंक यू। चांद दिखने के बाद शव्वाल महीने के पहले दिन मनाया जाता है, चांद दिखने के बाद, देखो भाई थोड़ा सा इस जब भी हम कोई क्रिश्चियन त्योहार लेके आए या मुस्लिम वो लेके आए त्योहार, तो हमें थोड़ा सा आइडिया दे देना, कुछ हम गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत डीप नॉलेज उनकी नहीं है, हमने किताबों से ही सीखा है, तो कई बार किताबों में भी चीजें गलत हो जाती है ना, बहुत डीप नॉलेज है नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको आइडिया देना है ना। तो रमजान महीने के यही सवाल पूछा गया, कौन सा त्योहार है उसका प्रतीक, तो ये ईद उल फितर है, ठीक है। और चांद दिखने के बाद शव्वाल महीने के पहले दिन ये मनाया जाता है, और इस दिन खास तौर पे जो मुसलमान भाई हैं क्या करते हैं, विशेष नमाज,
विशेष नमाज मतलब अलग तरह की ईद की नमाज करते हैं, दान करते हैं, ज़कातुल फितर बोल देते हैं और दावतें होती हैं इस दिन, तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। रोजे क्या होते हैं भैया? रोजे जैसे आप व्रत करते हो ना, उसी तरह से रोजे जो है शायद उसी टाइप का कुछ है ना? उसी टाइप का है रोजे। लेकिन इसमें थोड़ा-सा मैं किसी स्टूडेंट से बात करके तो थोड़ा डीप सीखने की कोशिश करूँगा। पहली बार मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है कि हमको पता होना चाहिए सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है? चलिए आगे आइए। चैत्र पर्व, इसके बारे में क्या पूछा गया? चैत्र पर्व के बारे में यही पूछा गया कि ये कहाँ का है? ये सवाल पूछा गया बेटा। और क्योंकि चैत्र पर्व नाम में ही है तो महीना कौन-सा होगा? चैत्र। भैया जब चैत्र पर्व इसके नाम में ही है तो महीना कौन सा हो जाएगा? चैत्र, ठीक है। फसल और प्रकृति के सम्मान में मनाया जाता है। और ये दूसरा पॉइंट पूछा था। दूसरा पॉइंट ये पूछा था कि कौन से त्योहार के दौरान धेमसा लोक नृत्य, ये धिमसा नहीं है, धेमसा, और ढोल प्रदर्शन प्रमुख आकर्षण होते हैं। यानी धेमसा फोक डांस और ड्रम परफॉर्मेंस जो है की हाईलाइट होती है कौन से फेस्टिवल के दौरान? तो इसमें आया था चैत्र पर्व। चैत्र पर्व बेटा ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, ज़कात पैसा दिया जाता है गरीब लोगों को सर। हाँ बेटा, ठीक है, ठीक है। हाँ, ज़कात जो है ये दान एक तरह से बोल सकते हैं ना, ये जो ज़कातुल फ़ितर यानी कि जो आपके पास आपने पैसा इस तरह का इकट्ठा किया हुआ है कि किसी की भलाई में देने के लिए, वो पैसा दिया जाता है गरीब लोगों को। बेदी कलम कहाँ का है? मेघालय का। बेदी कलम मेघालय का है, याद रखना। और इसको मैं ऐसे कनेक्ट करता हूँ कि बेदी कलम वाला आदमी, उसकी जय जयकार हो जाती है, जय जयकार। तो बेदी कलम जयंतिया ट्राइब का है बेटा, ठीक है। और अच्छी फसल और रोग बुराइयों को दूर करने की कामना से, यानी ये सेलिब्रेट किया जाता है टू प्रे फॉर गुड हार्वेस्ट एंड वार्ड ऑफ डिजीजेज या इविल, यानी कि बीमारियां हमसे दूर रहें, बुराइयां हमसे दूर रहें। और एक इसमें ये भी आ जाता है कि हैजा का जो डीमन है उसे भगाने के लिए, जो हैजा हो जाता है ना, उसके डीमन, तो हैजा ही नहीं, केवल कोई भी रोग हो, कोई भी बुराई हो, उसको दूर भगाने की कामना से ये बेदी कलम मनाया जाता है। ये बेदी कलम मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, ये बेदी कलम तो जयंतिया जनजाति का ये प्रमुख धार्मिक और कृषि उत्सव है। अच्छी फसल और रोग बुराइयों को दूर करने की कामना से मनाया जाता है। अच्छे, तो भैया अच्छी फसल और रोग जो है और बुराइयां हैं उनको दूर करने की कामना से, तो 4 फैक्ट में से ही सवाल पूछा गया है। इन 4 फैक्ट से ही सवाल पूछा गया है बेदी कलम का, इन चारों को जरूर रख लेना। नाट्यांजलि होता है तमिलनाडु में। नाट्यांजलि कहाँ होता है? तमिलनाडु में। और ये किसको समर्पित है? तो ध्यान रखना, नाट्यांजलि एक तमिलनाडु में चिदम्बरम मंदिर है। क्या है? ये चिदम्बरम टेम्पल, ये चिदम्बरम टेम्पल है। और ये टेम्पल भी किसको समर्पित है? ये जो भगवान शिव का नटराज रूप है ना, नटराज जिसमें उन्हें एक ब्रह्मांड के सबसे बेहतर नर्तक के तौर पे दिखाया गया है, डांसर के तौर पे दिखाया गया है, यानी जो उनका नर्तक रूप है, जो उनका डांसर रूप है। तो नटराज जो है भगवान शिव के ब्रह्मांडीय जो नर्तक रूप है, जो इनका कौन सा रूप है बेटा? कॉस्मिक डांसर का जो रूप है। जो भगवान शिव को जब हम कॉस्मिक डांसर के तौर पे देखते हैं, इसको कॉस्मिक डांसर के तौर पे जब हम भगवान शिव को देखते हैं, तो उस तरह के जो रूप है चिदम्बरम मंदिर में भगवान किनका है? भगवान शिव का है। अब ये नाट्यांजलि उत्सव यहीं पे होता है। तो जब ये नाट्यांजलि है, ये इस मंदिर पे हो रहा है भैया, तो ये इस मंदिर में जिस रूप में भगवान है उसी रूप में होगा? उसी रूप में होगा, नहीं होगा? उसी रूप में होगा, क्योंकि इस रूप में भगवान क्या है? नटराज के तौर पे है। नटराज उन्हीं का एक रूप है, एक अलग फॉर्म है भगवान शिव का, एक अलग इनकार्नेशन मान सकते हो उसे। और उसमें वो डांसर हैं, डांसर के तौर पे उन्हें दिखाया गया है। इवन जो हमारे डांस है उनकी उत्पत्ति भी, उनका ओरिजिन भी किससे माना जाता है? तो भगवान शिव यानी लॉर्ड शिवा से ही माना जाता है, ठीक है। लॉर्ड शिवा से ही माना जाता है, ठीक है। चलिए, तो नटराज जो है उनको ही समर्पित है नाट्यांजलि महोत्सव। और ये कब होता है? तो महाशिवरात्रि, है ना, एट द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि ये होता है। और भैया चिदम्बरम मंदिर में ही होता है, ये हमने देख लिया। इससे संबंधित दो तीन फैक्ट आ सकते हैं। नाट्यांजलि तमिलनाडु में है, याद है हमें, और चिदम्बरम मंदिर में होता है। भगवान शिव के नटराज रूप को समर्पित होता है और महाशिवरात्रि के अवसर पे होता है। महाशिवरात्रि के बारे में एक बच्चा पूछ रहा था कि जी सर ये 13वीं को होता है, 14 को नहीं होता? बेटा 14 ही है, वो मैंने पढ़ा है। 14th डे को ही होता है वो, है ना। महाशिवरात्रि जो हमने पढ़ा है 14 वाले दिन ही होता है, 13वीं वाले दिन नहीं होता, ठीक है। और मुहर्रम के दौरान होता है। ये कब होता है? रोटेला पाड़ूंगा, या रोटियों की ईद भी बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? रोटियों की ईद, ठीक है। रोटियों की ईद। निशागंधी नॉर्मल है, आपको पता होगा केरल का है। और निशागंधी वहां का फेस्टिवल भी है और वहां एक अवार्ड भी है। वहां एक अवार्ड भी है, तो दोनों चीजें हैं। निशागंधी क्या है बेटा? फेस्टिवल भी है, अवार्ड भी है, और दोनों ही कहां का है? केरल का है। पोंगल, अब यहां से एक सवाल पूछा था, पोंगल हमने सारा पढ़ लिया कि कौन से त्योहार के दौरान कोलम बनाया जाता है? कोलम भैया एक पेंटिंग टाइप होती है ना, कोलम आपने पढ़ा होगा। कोलम एक पेंटिंग टाइप होती है, तो कोलम बनाया जाता है, बनाए जाते हैं, तो ये पोंगल के दौरान बनाए जाते हैं, ठीक है। जल्लीकट्टू पोंगल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सूर्य देव को समर्पित है, यानी डेडिकेटेड टू सन गॉड, ये हम पहले ही देख चुके हैं। ये 3 फैक्ट हम पढ़ चुके हैं पोंगल के बारे में। खासतौर पे सूर्य देव को समर्पित है, टोटल मिला के माना जाता है ये। और इसके तीसरे दिन, थर्ड डे, इसका जो थर्ड डे होता है, थर्ड डे, इसको हम कह देते हैं मट्टू पोंगल। क्या बोल देते हैं? मट्टू पोंगल, ठीक है। क्या बोल देते हैं इसको हम? मट्टू पोंगल बोल देते हैं। तो पोंगल कोलम, त्योहार के दौरान कोलम बनाया जाता है, जल्लीकट्टू से इसका संबंध है, और सूर्य देव को समर्पित है। किसको? सूर्य देव को समर्पित है। अब सीधे सवाल आया, कौन सा त्योहार हिमाचल का भीम की पत्नी हिडिंबा से संबंधित है? तो हिडिंबा, हिडिंबा मंदिर में बसंत पंचमी के दिन डूंगरी फेस्टिवल होता है, और ये हिमाचल का है, हिडिंबा देवी का है। डूंगरी हिमाचल प्रदेश, हिडिंबा देवी। डूंगरी हिमाचल प्रदेश, हिडिंबा देवी। डूंगरी हिमाचल प्रदेश, हिडिंबा देवी। और चौथे नंबर पे आपसे पूछा जाएगा बसंत पंचमी के अवसर पे, बसंत पंचमी के अवसर पर, बसंत पंचमी के अवसर पर। हाँ, चैत्र मंथ में भी मनाया जाता है ना बेटा, चैत्र में भी, ठीक है। ये लेकिन जो एग्जाम वगैरह में आता है ना, यहीं से पूछा जाता है, यहीं से पूछा जाता है, कार्तिक मंथ वाला ही, इसलिए आप उसी पे फोकस करो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अतला तद्दी, ये कैसे पूछा था? ये सवाल कैसे आया देखो एग्जाम में। अतला तद्दी जो है कौन से राज्य का करवा चौथ है? ऐसे आया बस। तो इतना ही। अतला तद्दी वैसे तो हमने पढ़ा ही था, तद्दी या तड्डी नाम से आ जाता है, क्योंकि इसको कोई दै लिख देता है हिंदी में, कोई डै लिख देता है। तो अतला तड्डी जो है वो आंध्र प्रदेश का है, और यहाँ के करवा चौथ जैसा है। जैसे मैंने मंजल कुली बोला था ना, मंजल कुली, बताओ वो कहाँ की होली थी? मंजल कुली कहाँ की होली थी, बताओ जल्दी। मंजल कुली मैंने बताया था होली है, लोकल वर्जन ऑफ होली।
और भैया मंजल कुली थी कहाँ की? केरला की। ठीक, केरला की थी। यहाँ से सीधे सवाल आया हुआ है कि कहाँ का होली का त्योहार है। ऐसे ही अतला या अटला तद्दी जो है ये आंध्र प्रदेश का करवा चौथ है। आंध्र प्रदेश का करवा चौथ है। ठीक है, हिंदी कैलेंडर पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है, हिंदी कैलेंडर पढ़ाएंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय लूसाफोन महोत्सव, इंटरनेशनल लूसोफोन, तो पहला सवाल तो यही आता है क्योंकि हमने पढ़ानी है फेस्टिवल में, तो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण तो यही चीज हो जाएगी, इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल जो है बेटा, एक तो यही महत्वपूर्ण हो गई। इसका उद्देश्य क्या है? देखो, गोवा में बहुत सारे टाइम तक पुर्तगाली लोगों का शासन रहा है, 1961 तक रहा है, आपको तो पता ही होगा। तो अब पुर्तगाली चले गए तो भी, लेकिन वहां जो लोग रहते हैं कोई पुर्तगाली मूल का है और पुर्तगाली भाषा ही सब जानते हैं। तो हमारे देशों के पुर्तगाली देशों के साथ अच्छे संबंध हों, जो पुर्तगाली भाषा बोलने वाले अन्य देश हैं उनके साथ अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए मजबूत करना है विद पर्टुगीज स्पीकिंग कंट्रीज, उन देशों के साथ जहां पर पुर्तगाली भाषा बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पे यहीं से उनके तार जुड़े हुए हैं, यहाँ सारे पुर्तगाली भाषी लोग रहते हैं मैक्सिमम, ठीक है। इसलिए तो ये दो तरह के सवाल पूछे जाएंगे, दो तरह के सवाल पूछे जाएंगे। बच्चा कह रहा सर बस करो, नहीं बेटा, इसे पढ़ो आज, ये एक दिन में याद नहीं होगा, परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। अगर सब चीज इतनी आसान होती तो इंस्पेक्टर बनना किसे बुरा लगता है? बन गए होते कुछ ना कुछ लोग। इंस्पेक्टर लगना बुरा लगता है क्या किसी को? जब मैं सब इंस्पेक्टर था और सीजीएल की तैयारी कर रहा था ना, 14 घंटे ड्यूटी करके आता था मैं, 14 घंटे सब इंस्पेक्टर की। दिल्ली पुलिस में आपका कोई दोस्त सब इंस्पेक्टर हो तो पूछ लेना। रात में ही आया हूँ तो अपने कपड़े रात में ही धोने मशीन में, कौन धोएगा? अकेले ही रहता था दिल्ली में, शादी भी हो गई थी तो वाइफ गाँव में ही थी, तब तक मैं मतलब लेके नहीं गया था कहीं भी। तो उस 14 घंटे के बाद फिर पढ़ाई करनी, 3-4 घंटे की मुझे बहुत अपनी लाइफ में ज़्यादातर वक्त 3-4 घंटे की नींद की आदत रही है, उसके बाद फिर पढ़ाई करनी, क्यों? कुछ करना है लाइफ में, तो फ्री में नहीं मिलती चीज़ें, मेहनत करनी पड़ती है, बार बार पढ़ना पड़ता है। अब ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है, तो इसको तो और ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी, और ज़्यादा रिवाइज करें और ज़्यादा बार पढ़ें, और ज़्यादा बार पढ़ें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और उससे ये किसी पे एहसान भी नहीं है, क्योंकि अगर नौकरी लगेगी तो किसकी लगेगी? हमारी लगेगी ना। ये गुरु पे भी एहसान नहीं है कि हाँ जी हमने 1000 रुपए दे दिए, कोई बात नहीं बेटा, उतना हमें मिलता है कहीं ना कहीं वापस। ये माँ बाप पे भी एहसान नहीं है, क्योंकि माँ बाप के लिए जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं 17 साल मुझे नौकरी करते हुए हो गए, और थोड़ा बहुत पैसे तो उससे पहले भी कमाता था ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के, 20 साल। और हमें ये नहीं देखना कौन सी चीज इंटरेस्टिंग है और कौन सी चीज डल है, क्योंकि जिंदगी में बेशक मिठाई खाने में अच्छी लगती हो, पर फायदा नीम ही ज्यादा देता है। इसलिए हमें चीजें वो देखनी है, वो पढ़नी है जो हमारे एग्जाम के हिसाब से जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो ये हो गया। लोसुंग फेस्टिवल कहाँ का है? सिक्किम का है, और इसको भी फसल उत्सव भी कहते हैं, यानी कि हार्वेस्ट फेस्टिवल। इससे जनजाति पूछ ली जाती है, तो ये बेटा भूटिया, भूटिया है ना, लेप्चा भी आ जाता है, भूटिया भी आ जाता है, लेप्चा भी आ जाता है। बेदी खलम, देखो बेदी खलम हमने देख लिया था पहले ही, जयंतिया ट्राइब करती है, मैं हल्ले करता है। पर इससे एक सवाल पूछा अभी एग्जामिनर ने, क्या पूछा कि इसमें युवा जो लोग हैं घर की छत को बांस के डंडों से पीटते हैं और बुरी आत्मा, प्लेग और इस तरह की बीमारी को दूर भगाने का प्रतीकात्मक प्रदर्शन करते हैं, यानी यंग पीपल बीट द रूफ ऑफ एवरी हाउस विद बैम्बू स्टिक्स इन अ सिंबॉलिक एक्ट टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट, प्लेग एंड डिजीज। यानी जैसे पुराने टाइम में हमारे मम्मी पापा झूठे को हमें ऐसे मारने को कहे ना, ले अभी मारूंगी, जैसे हम गिर गए तो कहे ना, ले अभी इसे मारूंगी, अभी मारूंगी पैर से, है ना, चीटी मार दी तूने तो ले अभी मारूंगी इसे, है ना, अभी धरती मार दूंगी, उस टाइप से बहकाने के लिए करते थे ना, प्रतीकात्मक से, धरती को पीटते थोड़ी थे वो। ऐसे ये प्रतीकात्मक है, ये प्रतीकात्मक है बेटा, कि भाई जैसे अब बुरी आत्मा प्लेग है, प्लेग में डंडे मार रहे हैं छत में, अब आएगा हमारे घर में प्लेग, बता तू, अब आएगा, अब दिखेगा यहाँ, अब दिखेगा हमारी छत में, चला जा, चला जा, मत आजियो यहाँ, बता देंगे नहीं तो तुझे। तो ये बेहदी खलम में है, ठीक है, ये बेहदी खलम में। और जैंतिया ट्राइब हमें बार बार याद रखनी है, नोंग क्रेम में हमें पता है, खासी ट्राइब याद रखनी है, वंगाला में हमें गारो ट्राइब याद रखनी है, 100 ड्रम फेस्टिवल वंगाला को कहते हैं, ये हमें याद रखना है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए दीपावली, कार्तिक अमावस्या, दीपावली कार्तिक मंथ में ही, अच्छा कार्तिक मंथ में ये भी, हाँ तो मतलब कार्तिक मंथ में तो त्योहार बहुत सारे हैं, हाँ बिल्कुल है बेटा। एक सवाल तो आता है कौन सा त्योहार भैया भाई दूज के साथ समाप्त होता है, तो भाई दूज का जो भाई दूज हो जाती है ना, वो एक तरह से किसका अंत है? तो भैया वो दीपावली का ही लास्ट माना जाता है, वो दीपावली का ही लास्ट माना जाता है, ठीक है। और ये कब होता है? तो कार्तिक की अमावस्या को। अमावस्या यानी भैया अंधेरा होगा तभी तो दीपों का फायदा है, अंधेरा होगा तभी दीपों का फायदा है या नहीं है? ठीक है, चलिए तो दीपावली का 5 दिवसीय त्योहार भाई दूज के साथ समाप्त होता है, और 2025 में खास तौर पे आपसे पूछा जाएगा, दीपावली को यूनेस्को ने अपनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल कर लिया है, अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में शामिल कर लिया है। भारत के कुल मिला के 16 चीजें भारत की ऐसी हैं जो यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल कर ली थी, ठीक है। पहली बार 2008 में क्या आपको पता है भारत की 3 चीज इसमें शामिल हुई थी, है ना, वैदिक मंत्रोच्चार, वैदिक चैंटिंग ऑफ मंत्र जो होती है ना वो, ठीक है, और उसके साथ 2 चीजें और हुई थी। तो सबसे पहली बार 2008 में हमारी कोई चीज अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल हुई थी 2008 में, और तब से लगातार कोई ना कोई शामिल हो रहा है। जैसे 2021 में पूछा जाएगा दुर्गा पूजा कर देना, 2021 में क्या करोगे? दुर्गा पूजा। और 2022 करोगे तो 22 में कुछ नहीं, 23 करोगे तो गरबा, 23 करोगे तो गरबा, 23 करोगे तो गरबा। नहीं बेटा भाई दूज नहीं आता है, भाई दूज नहीं आता है, गोवर्धन आता है वो। भाई दूज तो होली के साथ भी आता है, होली के साथ नहीं आता। भाई दूज असलियत में दीपावली के साथ ही आता है, ठीक है, दीपावली के साथ। चलिए गोगा नवमी राजस्थान का है, और नाग देवता गोगा जी को ये क्या है बेटा? डेडिकेटेड है। क्या है? नाग देवता गोगा जी को। कौन सा दिवस? अभी आया था सवाल कि इनमें से कौन सा एक शोक का दिन है? अ डे ऑफ मॉर्निंग। अ डे ऑफ मॉर्निंग कौन सा है बेटा? तो याद रखना है कि जो मुस्लिम समुदाय के लिए शोक के दिन के तौर पे उसमें 4 त्योहार दे रखे थे, और मुहर्रम एक दे रखा था, और मुहर्रम ही आंसर था। आपसे पूछा जाएगा इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल, यानी अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव उड़ीसा का तो है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है किस कलाकार के द्वारा शुरू किया गया? तो एक आर्टिस्ट है सुदर्शन पटनायक, उनके द्वारा ये शुरू किया गया। बतुकम्मा, इनमें से तेलंगाना का कौन सा त्योहार फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है?
फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है बेटा बथुकम्मा को, और ये सवाल पूछा हुआ है, उसमें 7 परत होती हैं, इतनी 7 ऊपर नीचे 7 परत बनाई जाती है फूलों की बथुकम्मा में, 7 परत बथुकम्मा में, ठीक है। पुष्कर राजस्थान, हर साल कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला होता है बेटा, कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला होता है, याद रखना है। कार्तिक पूर्णिमा का इसका मुख्य जो आकर्षण है वो जानवर कौन सा है, ऊंट। तो पुष्कर राजस्थान वाला कार्तिक पूर्णिमा को होता है, कब, कार्तिक पूर्णिमा। होली कब होता है तो आपको पता ही है भैया, होली जो है फागुन महीने में होता है, कब होता है, फागुन मंथ में आने वाला है ना होली, हाँ तो फागुन मास में होता है। और रंगों का त्योहार भी कहते हैं इसे, वसंत का त्योहार भी कहते हैं, यानी फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ क्या कहते हैं, कलर्स भी कहते हैं बेटा, ठीक है। और कहां पर भैया, होली उत्सव में रासलीला का भी प्रदर्शन किया जाता है, भैया रासलीला भी परफॉर्म की जाती है मथुरा में होली में, मथुरा में होली में रासलीला भी परफॉर्म की जाती है। तो ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा इस होली के बारे में कौन सा कथन सही है। ये फागुन मास में मनाया जाता है, हाँ जी मनाया जाता है। क्या ये रंगों का और वसंत का त्योहार कहा जाता है, हाँ जी कहा जाता है। क्या इसमें आगरा में होली उत्सव में रासलीला का प्रदर्शन किया जाता है, तो भैया आगरा में नहीं किया जाता, मथुरा में किया जाता है, मथुरा में किया जाता है, ठीक है, मथुरा में किया जाता है। नुआखाई, नुआखाई जो है संबलपुर पश्चिमी उड़ीसा में है नुआखाई, और नुआखाई में ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है नबन्ना, नबन्ना बेटा, नबन्ना या नबान नाम से आएगा, ठीक है, नबन्ना। और यहां से एक सवाल पूछा हुआ है एसएससी ने एक बार काफी टाइम पहले कि कौन से ये जो त्योहार है, ये जो त्योहार है नुआखाई, इसमें सबसे पहले नया चावल कौन सी देवी को चढ़ाया जाता है, ये सवाल पूछा जाए, ये सवाल पूछा हुआ है बेटा, पूछा जाए नहीं पूछा हुआ है, तो सवाल पूछा हुआ है तो मां समलेश्वरी देवी को, मां समलेश्वरी देवता देवी कुछ भी लिखा जाएगा, ठीक है वहां पे। तो नबन्ना की परंपरा नुआखाई में है, नबन्ना का मतलब है नया चावल बनाया जाएगा, और सबसे पहले देवताओं को अर्पित किया जाता है, और देवताओं को अर्पित में भी वो सबसे पहले मां समलेश्वरी को, मां समलेश्वरी को, मां समलेश्वरी को, ठीक है। चलिए क्लियर है, आगे देखिए। आनंद पैगोडा का पूछा गया था, ये सवाल कहां का है, कहां का है बेटा ये त्योहार, तो बताया था भैया म्यांमार का है, कहां का है, म्यांमार का। नवरेह पूछा गया था, कश्मीरी पंडितों का नववर्ष, यानी कश्मीरी पंडित जो हैं उनका न्यू ईयर कब मनाया जाता है, तो ये सीधे सीधे सवाल पूछा जा चुका है बेटा, नवरेह। तो ज्यादा भाई जानकारी की इतनी जरूरत है नहीं, यहाँ से सवाल ऐसे नॉर्मली पूछा जाता है। अच्छा, इनमें से एक सवाल आया कि इनमें से कौन सा त्योहार ईसाइयों का है, उसमें एक ऑप्शन था ईस्टर, 4 दे रखे थे कि इनमें से कौन सा त्योहार ईसाइयों का है, ईस्टर दे रखा था, और ये हमेशा कब पड़ता है, रविवार को। ये इसका एक्स्ट्रा फैक्ट है, यानी हो सकता है अगली बार वो पूछ ले इनमें से कौन सा त्योहार हमेशा संडे को ही पड़ता है, तो ईस्टर जो है हमेशा संडे को ही पड़ता है। सीधे सीधे पूछा था कि दही हांडी का जो त्योहार है वो महाराष्ट्र में किस अवसर पे होता है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा, कृष्ण जन्माष्टमी जो है, कृष्ण जन्माष्टमी जो है इस पर होता है, कब होता है, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे होता है। तो हम सीधे सीधे करेंगे कि भैया कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे दही हांडी का त्योहार होता है, दही हांडी का त्योहार होता है। पतंग महोत्सव के बारे में सीधे पूछा जाता है, कब होता है, 14 जनवरी, कौन के अवसर पे, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को गुजरात में हम किस नाम से जानते हैं, खासतौर पर उत्तरायण, क्योंकि सूरज जो है उत्तरायण की तरफ चल देता है मकर राशि में प्रवेश करने के बाद। और इसका ना ये सवाल यहाँ से एक और पूछा जाता है कि जो पतंग उत्सव है, ये पतंग महोत्सव है, ये कब शुरू हुआ था, कौन से साल में, ये सवाल कई बार पूछा गया, 1989 में शुरू हुआ था, कब हुआ था, 1989 में, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में होता है, मकर संक्रांति के अवसर पे होता है, 14 जनवरी को होता है, 1989 से शुरू किए गए। और भैया इसको क्या नाम दिया जाता है, तो इसको नाम दिया जाता है जो हमने बताया था अभी, भैया इसको हमने उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। अब ये एक सवाल पूछ लिया, ये चारों ही एक में पूछ लिए, गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला, नागौर मेला, उर्स मेला किस राज्य से है, तो आपको इनमें से अगर कोई एक भी आ जाए तो याद रखना है ये चारों कहां से हैं, चारों ही ये राजस्थान से हैं, ठीक है। गणगौर महोत्सव राजस्थान का, पुष्कर मेला राजस्थान का, नागौर मेला राजस्थान का, उर्स मेला राजस्थान, उर्स मेला राजस्थान, उर्स मेला राजस्थान। बेटा जीएस बूस्टर की पीडीएफ नहीं मिलेगी, उसे आप नोट्स बनाइए, जो यूट्यूब पे क्लास है जीएस बूस्टर, वो पढ़िए, नोट्स बनाइए, उसकी पीडीएफ अवेलेबल नहीं होगी। तो ये और है बेटा, ये दो और आपके लिए मैं बता दे रहा हूं कि पुरी का जो फेस्टिवल है इससे जुड़ा हुआ है भगवान जगन्नाथ से। अब इसमें नाम पूछ लिया एक बार, क्या नाम है उस रथ का जिसपे भगवान जगन्नाथ चलते हैं, नंदी घोष है। उस रथ में कितने पहिए हैं, 16 हैं, कितने पहिए हैं, 16। ये पूछ लिया कि भैया पुरी का जो महोत्सव है, कार महोत्सव कह देते हैं, रथ महोत्सव कह देते हैं, तो वो भगवान जगन्नाथ से जुड़ा है। नंदी घोष उस रथ का नाम है, पहियों की संख्या 16 है। और ये पूछा जाता है चेरा ओबा, चेरा ओबा जो है ये मणिपुर का न्यू ईयर है। तो सीधे सीधे सवाल आएगा, चेरा ओबा किसका नया साल है, तो मणिपुर का है। और मैतेई कम्युनिटी से मनाती है, कौन मनाती है, मैतेई कम्युनिटी से मनाती है, मैतेई कम्युनिटी से मनाती है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखेंगे, इसमें कुछ चीजें और भी हैं, दो चार उनको आप पढ़ लेना, दो चार और इसमें हैं, ऐसी नॉर्मल चीजें हैं, इसमें एक दिन में तो होंगी नहीं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको पिछले 1-1.5 साल का जहां से सवाल बने हैं और जिस तरह के बने हैं वो पूरा मटेरियल इन 2 क्लासेज में दे दिया है। अब इनको याद आपको करना है भाई, ये होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। नॉर्मली मैं चीजें करवाता हूं खुद ही याद भी जितनी मेरे से हो पाती हैं, पर क्योंकि ये तो पहले समझने में ही समय लगेगा थोड़ा सा, आप इन्हें करो और फिर इनके सारे क्वेश्चन आंसर के तौर पे जो पीछे सवाल आए हैं फेस्टिवल के, इनको क्वेश्चन आंसर के तौर पे मैं आपको कराऊंगा जल्दी ही। मैं कलेक्ट कराऊं सारे जहां जहां से भी मिल सकते हैं उनको टाइप करवा के, तो आपको ये पढ़ना है, प्रैक्टिस आपको वहां मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा शुरू होगा मैं देखूंगा बेटा, इस बार थोड़ा ऐसा एक लाइट टॉपिक करेंगे जिससे आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा लोड ना आए, है ना। थोड़ा हल्का टॉपिक लेंगे एक, जिसमें आपको पढ़े तो मतलब लोड ना हो, आप फिल्म भी देख रहे हो ना साइड में और फिर टॉपिक भी पढ़ रहे हो तो भी काम चल जाए, ठीक है। तो बताओ, क्या कुचिपुड़ी, क्या कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है, तो हाँ जी कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। तो यहाँ भी हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं कि भैया अंधे आदमी को कच्ची पूड़ी खिला दी, अंधे आदमी को क्या खिला दी है, तो अंधे आदमी को भैया कच्ची पूड़ी खिला दी है, इसको भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अंधे आदमी को कच्ची पूड़ी खिला दी है, ठीक है। चलिए तो देखो छड़ी, भाई छड़ी की जरूरत होती है अंधे आदमी को, कनेक्ट होता जाए तो थम्स अप करते जाना, अगर कनेक्ट करते जाओ इन चीजों को तो बेटा थम्स अप करते जाना कि भैया छड़ी की जरूरत होती है अंधे आदमी को, और डांडरिया डंडे की जरूरत होती है अंधे आदमी को, छड़ी की और डंडे की जरूरत होती है अंधे आदमी को। धिमसा, या कभी कभी ये ऐसे भी लिखा जाता है धिमसा, तो धीमा सा, इसको अगर अंग्रेजी में भी देखोगे तो धीमा सा,
भैया धीमा सा चलता है अंधा आदमी, धीमा सा चलता है अंधा आदमी। भामकल्पम और भीम की तो बस कल्पना कर सकता है अंधा आदमी। और वीर नाट्यम, भैया वीरता का नाटक करना पड़ता है अंधे आदमी को। दप्पू, चाहे स्वभाव से वो दब्बू ही क्यों ना हो, भैया दप्पू दब्बू हो तो भी वीर नाट्यम, वीरता का नाटक करना पड़ता है अंधे आदमी को। दप्पू दब्बू है तो भी वीर नाट्यम, वीरता का नाटक करना पड़ता है अंधे आदमी को। भीम की बस कल्पना कर सकता है अंधा आदमी। धिमसा धिमसा, भैया धीमा सा चलता है अंधा आदमी, ठीक है। डांडरिया, डंडे की जरूरत होती है, छड़ी की जरूरत होती है अंधे आदमी को। और लंबाड़ी, बेटा लंबा दिन लगता है, लंबाड़ी को हमने कर दिया लंबा डे। तो क्योंकि अंधे आदमी के लिए एक एक मिनट निकालना मुश्किल है, तो लंबा डे लगता है अंधे आदमी को। क्या लगता है? लंबा डे लगता है अंधे आदमी को, लंबा डे लगता है अंधे आदमी को, ठीक है बेटा। कल क्लास बेटा मेरी एक मैराथन है, आप मैराथन ले लेना कल। वो एसएससी के लिए नहीं है, हालांकि रेलवे के लिए है, आरडब्ल्यूए रेलवे एग्जाम पे ही है, पर आपका कल पढ़ने का मन है तो वो ले लेना, है ना। कल वो 5-6 घंटे की होगी, तो जिस दिन 6 घंटे की क्लास होती है उस दिन क्लास थोड़ी सी फिर हो नहीं पाती है ना, माफी चाहता हूँ। चलिए कल है मैराथन बेटा। तो छड़ी, हालांकि मैंने आपकी 20 तारीख से टॉप 100 की क्लास लगा दी है यूट्यूब पे, टॉप 100 की क्लास मैंने यूट्यूब पे लगा दी है, ध्यान रखना। टॉप 100 की 20 तारीख को पहली है और दिन में 1 बजे ही होगी, अगले शनिवार को, है ना। अगले शनिवार को जरूर हम मिलेंगे, क्लियर बेटा। हाँ तो देखो छड़ी अंधे आदमी को जरूरत है, डांडरिया हम लगभग 70% केवल ट्रिक से याद कर लेंगे, 30% पे थोड़ा सा हमें घुमा के चीजों को करना है, ठीक है। चलिए तो याद रखना है बेटा कि छड़ी अंधा आदमी, छड़ी की जरूरत अंधे आदमी को। डांडरिया, डंडी की जरूरत है अंधे आदमी को। ढिमसा, धीमा सा चलता है अंधा आदमी। लंबाड़ी, लंबा दिन हो जाता है अंधे आदमी का, ठीक है। भामकल्पम, भीम की तो बस कल्पना कर सकता है, उसे तो पता ही नहीं है ना। वीर नाट्यम, और बेटा याद रखना है दप्पू, वीरता का नाटक करना पड़ता है अंधे आदमी को। और बेटा दप्पू तो भैया चाहे दब्बू ही क्यों ना हो, अंधा आदमी वीरता का नाटक करता है। घंटा मर्दाला, भैया कहीं से घंटे की आवाज आएगी तो अंधे आदमी को क्या लगेगा? चाहे कोई बिल्कुल दुबला पतला आदमी घंटे को बजा रहा हो, हथौड़ी से बजता है ना घंटा, तो अंधे आदमी को लगेगा भाई कोई बहुत मर्द आदमी है वो बजा रहा है इस चीज को, तो तभी इतनी आवाज आ रही है, तभी इतनी आवाज आ रही है, तभी इतनी आवाज आ रही है, ठीक है। चलिए ध्यान रखना है, घंटे में पहुंचता है अंधा आदमी, हाँ ये भी बहुत बढ़िया है भैया। घंटा मर्दाला पर फिर मर्दाला को कैसे करोगे कनेक्ट, है ना। तो इसलिए भैया घंटा की आवाज आए तो उसे लगेगा किसी मर्द ने बजाया है बहुत बड़े ने, क्योंकि बहुत तेज आवाज है, ये अंधे आदमी को लगता है। तो ये हो गया भैया स्टोरी 1। ये तो हमने अंधे आदमी को देखा, ये अंधा आदमी यहाँ पे कुंवारा है, अभी तक कुंवारा है, ठीक है, कुंवारा है। चलिए अब स्टोरी 2, सीधी मधुरी। भैया अंधे आदमी की सीधी सी मधुरी से शादी हो गई। अंधे आदमी जो है वैवाहिक बंधन में बंध गए, वैवाहिक बंधन में बंध गए बेटा। हाँ जो आप टॉपिक के साथ क्वेश्चन भी लाया करो, उसी के लिए तो करिए वो टॉप 100 सीरीज, टॉप 100 सीरीज जो यूट्यूब पे आएगी उसी के लिए तो करिए, ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। चलिए तो सीधी सी माधुरी, अब सीधी सी माधुरी है तो भाई खाना वाना कम बनाना आता है, तो पहले तो उसने कच्ची पूड़ी बना दी थी। शादी के बाद जब पहली बार रसोई में गई तो सीधी सी माधुरी कह रही है पता है मुझ पे बहुत अच्छी वो बनानी है, मैं पूड़ी खाओगे सब? तुमने कहा हाँ हाँ हम खाएंगे हम खाएंगे हम खाएंगे, और कच्ची पूड़ी बना दी। फिर उस पर बेचारी पे सेकनी ना हुई इतनी अच्छी, और ये मान लो आटा ही खा रहे हो, ऐसा लग रहा था सबको आटा ही खा रहे हो, तो ठीक है। तो भैया फिर याद रखना है सीधी सी माधुरी अगले दिन पूछ रही है फिर आज गोभी बना लूं, गोभी, आज गोभी बना लूं। तो सीधी सी माधुरी पूछ रही है किससे? अंधे आदमी से, कि गोभी बना लूं। भैया सीधी सी माधुरी किससे पूछ रही है? अंधे आदमी से पूछ रही है गोभी बना लूं, गोभी बना लूं। तो अंधा आदमी कह रहा है कोलाटम, कोयला ले आ अट्टा से, अट्टा बोलते हैं भैया फर्स्ट फ्लोर को, आप देख लेना, कोयला ले आ अट्टे से, ठीक है, ले आ अट्टा से। तो अंधा आदमी कह रहा है कोलाटम, भैया अट्टा से कोयला ले आ, और भुट्टा बोमुल, भुट्टा भून ले तू, तेने बना दी गोभी, भुट्टा बोमुल, भुट्टा भून ले चुपचाप, बस तू भुट्टा भून ले मेरे लिए, तो कोयला ले अट्टा से और भुट्टा भून ले। और भैया सीधी माधुरी अंधे आदमी से वैसे क्या पूछ रही थी? गोभी बना लूं, गोभी जितनी अच्छी कल पूड़ी बनाई ना ऐसी बनाऊंगी बिल्कुल, ऐसी बनाऊंगी बिल्कुल, जितनी बढ़िया पूड़ी बनाई कल, अच्छी बनाई ना मैंने, बहुत अच्छी बनाई ना, ठीक है। तो ध्यान रखना है सीधी सी माधुरी भैया शादी से पहले केवल गोभी, ध्यान रखना है शादी से पहले केवल बनाई थी उसने मैगी, और अब बना रही है पूड़ी और गोभी की सब्जी, तो गड़बड़ तो होनी है। तो सीधी माधुरी आंध्र प्रदेश, गोभी बना लूं आंध्र प्रदेश, कोयला ले आटा से और भुट्टा बोमुल, भुट्टा भून ले चुपचाप, तपेता गुल्लू, तपेता तपेता मतलब तपता तपता गरम गरम भुट्टा खा लेंगे, हमारे लिए तो वही बहुत है। अंधा आदमी कह रहा है तपेता गुल्लू, हम भैया तपता तपता ही खा लेंगे भुट्टा, हम तो भुट्टा भून ले तू, कोलाटम कोयला ले आटा से, ठीक है, हम तो ऐसे ही खा लेंगे। चलिए लंबाड़ी हमने बता दिया था। और एक चीज और, कोला नालू, भैया कल तो नाली में गिर गया था, अंधा आदमी कल तो नाली में गिर गया था, छड़ी नहीं थी उसके पास, अपनी छड़ी नहीं थी उसके पास, याद रखना है छड़ी नहीं थी उसके पास, इसलिए कोला नालू कल तो नाली में गिर गया था, कल तो नाली में गिर गया था, ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ वही कोशिश करेंगे जो हमने पढ़ा दिए हैं। संजीत जून बिल्कुल, और लेटेस्ट जो फॉर्मेट है ना जहां से सवाल बन रहे हैं अभी, कुछ फैक्ट ऐसे हैं जैसे जैसे कोई पेपर का हमें मिलता जा रहा है पीवाईक्यू, हो सकता है वो हमारी क्लास में भी ना हुआ हो, तो उन फैक्ट को भी शामिल करेंगे, है ना, उन फैक्ट को भी शामिल करेंगे। जो कोई हमें एग्जाम का कहीं से भी पीडीएफ मिलती है और लगता है कि इस टाइप के सवाल आ रहे हैं, तो फिर अगर क्लास में नहीं है तो भी शामिल करेंगे। मतलब आप उसे ऐसे मत समझने आना कि मैं ये चेक करने आ रहा हूँ मुझे कितना आता है, मुझे जितना आता है मैं उसका रिवीजन और कुछ अच्छा नया सीखने आ रहा हूँ, इस तरीके से आना। हाँ बेटा रितेश भाई एवरी सैटरडे को ही रहेगी कोशिश, तो एवरी सैटरडे को ही रहेगी, इसलिए वो शुरू की है टॉप 100 सीरीज, ठीक है। चलिए और विधि भागवतम, विधि भागवतम बेटा है ना, अंधे आदमी की शादी हुई थी तो पूरी विधि विधान से हुई थी, भागवत भी हुई थी शादी पे, तो विधि भागवतम भैया विधि विधान से किसकी शादी हुई थी? अंधे आदमी की। किससे हुई थी? सीधी सी माधुरी से। कौन सी सीधी सी माधुरी? जो कच्ची पूड़ी बना देती है, जो बोनालू गोभी, जो गोभी बनाने के लिए बोलती है, जिससे अंधा आदमी कहता है कोलाटम, कोयला ले आटा से, भैया जिससे अंधा आदमी कहता है भुट्टा बोमुल, भुट्टा भून ले, हमें नहीं खाना गोभी, हमें नहीं खानी पूड़ी, ठीक है भुट्टा भून ले। और तपेता गुल्लू, भैया अंधा आदमी और गुल्लू तपता तपता भुट्टा खा लेते हैं, पर ये चीजें तो नहीं खाते, ये चीजें तो नहीं खाते, ठीक है। जो यूट्यूब पर क्लास होगी उसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी, जो मैं आपको बताता हूँ हर क्लास की, मैं टेलीग्राम में कोशिश करता हूँ, और एक आपको उस पर भी देंगे, हमारी ऐप पे भी मैं बता दूंगा उसी दिन कहाँ मिलेगी, है ना। चलिए असम, अब देखो आप अंग्रेजी वाले बच्चे हो क्योंकि आप अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हो, एक वर्ड है ना ऑसम, तो हमने ऑसम को कर दिया बराबर असम,
औसम बराबर असम। और वैसे औसम माने क्या होता है? शानदार। हाँ जी, शानदार होता है, ठीक है, शानदार। तो देखो, कली गोपाल की बहू आई है और बहू आई है औसम। कली गोपाल की बहू आई है, बहू आई है औसम। कली गोपाल की, देखो गोपाल की शादी हुई है, कली गोपाल की कली शादी हुई है, गोपाल की कली शादी हुई है। टॉपिक वाइज रखेंगे बेटा, लेकिन ऐसे नहीं रखेंगे कि 100 के 100 क्वेश्चन डांस के, उससे आपको याद नहीं होंगी चीजें। 10-15 क्वेश्चन डांस के, 10-15 लोक नृत्य के, 10-15 यूनेस्को के, इस टाइप से रखेंगे। पर जैसे डांस का जितना आज करा दिया, अगले बार वहीं से आगे कराएंगे। जितने आज करा दिए लोक नृत्य, जितने आज करा दिए, अगले बार वहीं से आगे, यानी कवर कोशिश करेंगे पूरी चीजों को करने की, शुरू से लेकर लास्ट तक। पर जब केवल एक ही टॉपिक हम पढ़ते हैं सारा, तो 100 क्वेश्चन लोक नृत्य के याद होंगे नहीं, वो तो क्लास सी हो जाएगी, है ना। जो मुझे, देखो मुझ पे इतना भरोसा रखो कि जो आपके लिए बेहतर होगा वही करूंगा, ठीक है। तो आपके लिए वो जो क्लास आएगी ना, वो आपके कॉन्फिडेंस के लिए और आपके एग्जाम के लिए, दोनों के लिए बेहतर रहेगी। ले उसे ऐसे लेना जैसे मैं बोल रहा हूँ। चलिए, तो कली गोपाल की शादी आई है भैया, बहू आई है औसम। कली गोपाल की शादी हुई है, बहू आई है औसम। झूमरा, पूरा मोहल्ला झूम रहा है भैया, झूम रहा है, पूरा मोहल्ला झूम रहा है, क्योंकि गोपाल की औसम बहू आ गई। तो गोपाल ने भैया पेटी की पेटी लौटा दी। 4 पैक की जगह 8 पियो, 8 की जगह 16, क्योंकि गोपाल की कैसी बहू आई है? औसम बहू आई है। तो कली गोपाल की शादी हुई है, बहू आई है औसम। और झूम रहा, पूरा मोहल्ला झूम रहा है। नागा नृत्य, नागिन डांस कर रहा है पूरा मोहल्ला, क्योंकि बहू आई है औसम। नट पूजा महाराज, तो भैया कहीं तो नटों की पूजा हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। और देवधानी सबिया, देवधानी एक तो होती है राजधानी जहां राजा हो, और भैया देव रहते हो तो देवधानी, तो देवधानी सा लग रहा है घर, क्योंकि बहू आई है औसम। नट पूजा महाराज हो रहे हैं, क्योंकि बहू आई है औसम। नाग नृत्य हो रहा है, क्योंकि बहू आई है औसम। झूमरा, पूरा मोहल्ला झूम रहा है, क्योंकि बहू आई है औसम। कली गोपाल की शादी हुई है, बहू आई है औसम। और बिहू, बहू आई है औसम। बहू आई है औसम। बहू बिहू जो 3 तरह का होता है ना, बताओ बिहू 3 तरह का होता है क्या, बताओ। चलिए, खेल गोपाल, अब देखो गोपाल के यहाँ खेल होंगे। अब गोपाल के यहाँ खेल होंगे। खेल कैसे? जैसे कहीं कहीं कंगना का खेल होता है, कहीं किसी का होता है, तो खेल होते हैं ना जब बहू आती है, ठीक है, और बहू का साथ देते हैं घर वाले ज्यादातर। तो खेल गोपाल, अब भैया गोपाल के यहाँ खेल होंगे, बहू आई है औसम। और हो बजा नाई कानोई। अब देखो, आपको पता है हमारे यहाँ पे, हमारे समाज में जो एक कास्ट होती है, हमारे नाई भाई जो होते हैं, ठाकुर साहब बोल देते हैं जिनको। अब ज्यादातर गांव में आप देखोगे कि जो भी कुछ फंक्शन होगा, तो बुलावा देने के लिए हमारी नाई जो कम्युनिटी है वही जाती है, ठीक है। तो हमारे वही भाई जाते हैं। अब वही जाते हैं, तो कोई बड़ा बूढ़ा कैसे कहेगा, ओ भाई जा, ओ भाई जा हमारे नाई भाई, और तू देख क्या कानोई, कौन नाया हमारे घर, कानोई या कौन नाई हमारे घर, या कौन नाया हमारे घर हमारी बहू देखने। ये सुंदर सी बहू आ जावे तो चाहे ना सब लोग, पूरा मोहल्ला देखने आ जावे, है ना, चाहे ना, यह पता चलनी चाहिए कि हमारी बहू कैसी आई है। तो एक दादाजी कह रहे हो भाई जाओ नाई के हमारे भाई, कानोई देख क्या हो, कौन नाया हमारे यहाँ। तो वो आके कह रहे हैं ठाकुर साहब ने आके क्या कहा कि जी सब तो आ गए, पर अंकिया नाट, अंकित जी नाट गए तुम्हारी औसम बहुए देखने थे, अंकित जी नाट गए तुम्हारी औसम बहुए देखने थे, ठीक है। हो बजा नाई, हो भाई जाओ नाई भाई, जल्दी से जाओ, ध्यान रखना है। और देखो कानोई, कौन नहीं आया, कौन नाई या कौन ना आया, ठीक है। बोले सब तो आ गए, अंकिया नाट, अंकित जी नाट गए, क्यों नाट गए, हमारी बहुए देख के जर गए का, हमारी बहुए देख के जर तो ना गए, सुंदर जो आ गई है ना, जरे ना जी, वे जेठ लगे हैं हमारा नाई, ठीक है। तो ध्यान रखना है, होप जा नाई, औसना औसम, और कानोई भाई, हो भाई जाओ नाई भाई, हमें देख के आओ कि कौन आया हमारी औसम बहू को देखने। तो जी सब आ गए, अंकिया नाट, अंकित जी नाट गए। अब बहू जो है ना, बहू जो है, उसने आके कही कि जी तुमने हमसे दहेज तो मांग लिया इतना, और दहेज रखे कहाँ, बुगरूम्बा, हमें बिग रूम दो। औसम बहू क्या कह रही है, छोटा सा रूम दिया है हमें, बुगरूम्बा, बिग रूम दो हमें, बिग रूम्बा चाहिए, बिग रूम्बा चाहिए हमें, तो बिग रूम्बा चाहिए हमें, बिग रूम चाहिए, बड़ा रूम चाहिए हमें। क्यों, हमने इतना सारा दहेज दे दिया है ना, हमने इतना सारा दहेज दे दिया और हमें छोटा सा रूम दे रहे हो, हमारा ड्रेसिंग टेबल कहाँ आएगा, हमारी सेफ कहाँ आएगी, हमारा बेड कहाँ आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो होप जनाई कानोई अंकिया नाट, होप जनाई कानोई अंकिया नाट, तो अंकित जी नाट गए औसम बहू को देखने से, और बिग रूम्बा मांग लिया, और तबल चुंगली भैया, तब से ही सब चुगली करने लगे औसम बहू की। पहले तो बड़े खुश है, तभी से चुगली करने लगे, अरे यहाँ ने तो आए के बड़ा रूम मांग लिया, यहाँ ने तो आके बड़ा रूम मांग लिया, ये तो कैसी बहू है, आते ही बड़ी डिमांड रख दी, ठीक है। तो ध्यान रखना है भैया, बुग रूम्बा तबल चोंगली, तभी से उसकी बेचारी की चुगली करने लगे। और जब उसने बिग रूम्बा मांग लिया, बिग रूम्बा मांग लिया। सर नवीन सर की जीएस की बुक है तो नोट्स बनाए या नहीं, प्लीज रिप्लाई। बेटा आपकी मर्जी है, अगर आपको लगता है सारी चीजें वहां आप वो कर सकते हो, हाईलाइट वगैरह कर सकते हो, तो उसी में कर लो, है ना, उसी में कर लो। लास्ट टाइम पे कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है उसमें कर लो, लेकिन जो चीज उसमें ना हो, कुछ चीजें ऐसे भी मिलेंगी, क्योंकि बुक जो है किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए नहीं बनाई जाती, तो कुछ चीजें ऐसे मिलेंगी जो हम पढ़ेंगे और वहां नहीं होंगे, उनको आप नोट कर लेना जहां भी आप करना चाहो, ठीक है। चलिए, क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है, बताओ। याद नहीं हो रहा है भैया, उपेंद्र यादव, बेटा याद करना पड़ेगा, फिर 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। चलिए, किन किन को याद हो रहा है बताओ, हो गया याद, चलो एक बार फिर से देख लो। तो भैया कली गोपाल की शादी हुई है, बहू आई है औसम, कली गोपाल की बहू आई है औसम, बहू आई है औसम, पूरा मोहल्ला झूम रहा है क्योंकि बहू आई है औसम, नागिन डांस चल रहा है, नाग नृत्य क्योंकि बहू आई है औसम, नट पूजा महाराज हो रही है गोपाल के घर में क्योंकि बहू आई है औसम, देवधानी सबिया, भैया देवधानी ऐसे लग रहा है जैसे देवधानी हो, है ना, एक तो होती है राजधानी, ऐसे लग रहा है गोपाल का घर जैसे देवधानी हो क्योंकि बहू आई है औसम। अब खेल होंगे गोपाल के यहाँ पे कुछ, और हो भाई जनाई भाई, जाके कानोई कौन आया हमारे यहाँ देखना, हमारी औसम बहू को देखने। तो जी सब आ गए, अंकिया नाट, अंकित जी नाट गए आपकी औसम बहू को देखने, वो ना रहे, ठीक है, बुगरूम्बा, और औसम बहू ने कहा हमें बिगरूम्बा चाहिए, तबल चौंगली, तभी से सब भैया उसकी चुगली करने लग गए, तभी से उसकी चुगली करने लग गए, तभी से उसकी चुगली। और आंचल से अरुणाचल को करना है, अरुण और आंचल से रिलेट करना है। अरुण के 2-3 गुण आपको याद है ना, एक तो पैग लगा लेता है अरुण 2-3, ठीक है, एक तो अरुण पैग लगा लेता है, एक थोड़ा शर्मीला है, शर्मीला है, ठीक है, और बेटा एक थोड़ा पक्के रंग का है, हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, यानी थोड़ा सांवला है, ठीक है, पक्के रंग का है यानी सांवला है। अब आंचल जो है बेटा वो थोड़ी मॉडर्न है, आंचल कैसी है, थोड़ी सी मॉडर्न, आधुनिक, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, अरुण और आंचल की तो शादी हो गई। अब शादी के बाद विमलेश पूछ रहे हैं सर याद कैसे करें, याद बेटा रिवाइज करना है बार बार, एक बच्चा 2 बार रिवाइज करके याद कर लेगा, एक 5 बार,
जो 5 बार में कर सकता है उसे 5 बार करना है, जो 2 बार में कर सकता है उसे 2 बार करना है, ठीक है, 2 बार करना है, ठीक है, जो 3 बार में कर सकता है 3 बार याद करना है, पर रिवीजन चाहिएगा इन चीजों का, रिवीजन इन चीजों का चाहिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें, तो युद्ध नृत्य बेटा ध्यान रखना है। तो देखो अब ये एक शादी में गए हैं अरुण अरुणाचल, कहां पे गए हैं? एक शादी में, अरुण के दोस्त की शादी है, अरुण के दोस्त की शादी है। आपने देखा होगा जिनकी नई नई शादी होती है तो फिर वो कपल में ही जाते हैं, ज्यादातर कहीं भी जाते हैं, कपल में ही जाते हैं ना, जहां भी जाना होता है। तो अरुण और आंचल जा रहे हैं एक शादी में, दोस्त की शादी में, ठीक है। अब वहां पहुंच के आंचल बोली कि मुझे तो डांस करना है, मैं तो 52 गज का दामन पहन मटक चालूंगी वाले पे नाचूंगी। अरुण बोला नहीं नहीं हम नहीं नाच सकते, क्यों? अरे हमारी पड़ोस में बुआ है, मैं भी कहूंगी ये तो ब्याह हो गया, बहू का गुलाम बन गया इतनी जल्दी है, बहू का गुलाम ही बन गया तो इतनी जल्दी। ठीक है बेटा, ट्रिक थोड़ी सी कभी कभी रिलेट करनी पड़ती है ऐसी, तो वो मत लेना इसको सीरियस, कभी भी सीरियस नहीं लेना है ट्रिक को, ठीक है। तो कहेंगे कि तो बहू का गुलाम ही बन गया, तो नहीं आंचल करिए ना मुझे तो नाचना है, अरुण कह रहे ना हम नहीं नाचेंगे, आंचल करिए ना मुझे तो नाचना है। तो युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है नृत्य के ऊपर, अरुण और आंचल के बीच में युद्ध हो रहा है, डांस के ऊपर कि डांस करें या ना करें, युद्ध हो रहा है भैया डांस के ऊपर कि डांस करें ना करें, करें या ना करें, ठीक है। तो याद रखना है युद्ध हो रहा है नृत्य के ऊपर कि डांस करें ना करें, किसके बीच में? अरुण और आंचल के बीच में। तो अरुण बोला चल डांस तो कर लेंगे क्योंकि जीतनी तो लास्ट में आंचल ही है, जीतनी तो लास्ट में आंचल ही है, आंचल ही है, आंचल ही है। तो आंचल करिए चल, हाँ अरुण कह रहा है चल मुखौटा पहन के नाच लेते हैं, मुखौटा पहन के नाचेंगे। तो मुखौटा पहन के नाचने की कौन कह रहा है? अरुण। और लॉयन एंड पीकॉक का, लॉयन एंड पीकॉक यहाँ मोन पर ट्राइब भी पूछी जाती है, कौन सी ट्राइब? तो लॉयन और पीकॉक का भैया क्या मुखौटा पहन के नाच रहे हैं अरुण और आंचल, पीकॉक का अरुण और लॉयन का आंचल, कभी उल्टा सोच रहे हो, पीकॉक का अरुण और लॉयन का आंचल। तो युद्ध हो रहा है नृत्य के ऊपर अरुण और आंचल के बीच में, अरुण और आंचल के बीच में, अरुण और आंचल के बीच में मुखौटा, तो याद रखना है मुखौटा पहन के, ठीक है बेटा, मुखौटा पहन के, ठीक है। तो मुखौटा की हमें याद रखना है कि मुखौटा पहन के नाच रहे हैं अरुण और आंचल, लॉयन और पीकॉक का मुखौटा पहन रहे हैं अरुण और आंचल। अरुण कह रहा है छलो, हम छल तो ना कर रहे अपने घर वालों के साथ, चुप चुप नाच रहे हैं। आंचल कह रहा है, आंचल कह रही है बावले चल ना चले चुपचाप, ज्यादा ना सोचे करें, ज्यादा ना सोचे करें, ठीक है। चलिए तो याद रखना है युद्ध हो रहा है नृत्य के ऊपर अरुण और आंचल के बीच में, मुखौटा पहन के भैया नाचने, मुखौटा पहन के नाचेंगे। अब लॉयन और पीकॉक का मुखौटा पहन रहे हैं अरुण और आंचल, और अरुण पूछ रहा है हम छल तो नहीं कर रहे अपने घर वालों के साथ, तो आंचल कह रही है नाच ले चुपचाप, फालतू मत सोचे, ठीक है। चलिए फिर अरुण कह रहा है बुइया वोचो, मुखौटा अच्छे से पहन ले, मुखौटा अच्छे से पहन ले, बुइया वोचो, बुइया वॉच कर लेगी हमारी बुआ, वॉच कर लेगी हमारी बुआ, वॉच कर लेगी। अरुण कह रहा है हमारी बुआ वॉच, वॉच माने देखना, तो बुआ वॉच कर लेगी, चुपचाप मुखौटा पहन ले अच्छे से। पासी कौन की? क्योंकि पास ही रहती है हमारी बुआ, क्योंकि 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 भैया पास ही रहती है हमारी बुआ। तो भैया अरुण कह रहा है भैया वॉचो, अरे मुखौटा अच्छे से पहन ले, मुखौटा अच्छे से पहन ले, याद रखना है क्योंकि क्योंकि बुआ वॉचो, बुआ वॉच कर लेगी, पास ही रहती है क्योंकि, और कल ही घर जाके कहेगी बुआ बड़ो छम, अरे छोरा तू तो बड़ो छम छम कर रहा हो कल, बाड़ो छम, अरे छोरा, बुआ कहेगी अरुण से अरे छोरा तू तो बड़ा छम छम कर रहा हो कल अपनी बहू के संग। अरे खम्पाड़ा, अरे अखाड़ा हो जाएगा घर में, अरे अखाड़ा हो जाएगा घर में, अगर देख लिया मुझे और तुझे नाचते हुए तो अरे अखाड़ा हो जाएगा घर में, अखाड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बाड़ो छम रिखमपाड़ा, बाड़ो छम रिखमपाड़ा, युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश, मुखौटा अरुणाचल प्रदेश, लॉयन एंड पीकॉक अरुणाचल प्रदेश, छलो भैया छल का तो नहीं कर रहे अरुण पूछ रहा था, भैया वॉच ना कर ले, कौन क्या सोच रहा था? अरुण सोच रहा था। पासी कौन की? क्योंकि पासी कौन रहती है? बुआ रहती है। बुआ क्या बोलेगी? बाड़ो छम, अरे बड़ो छम छम कर रहा हो बेटा। बुआ अरुण से क्या बोलेगी? बड़ा छम छम कर रहा था बेटा तू तो कल, है ना, बड़ा छम छम कर रहा था कल तू, है ना, और रिखमपाड़ा रही घर में अखाड़ा हो जाएगा अगर आके बुआ ने बोल दी तो, ठीक है, अगर आके बुआ ने बोल दी तो। और इन छोटी छोटी बातों पर कई बार हो जावे अखाड़ा, कभी तुम इस चक्कर में हो, कभी कभी हो जाता है। सर आपकी और नवीन सर की ट्रिक अलग होने के कारण कंफ्यूजन हो रही है बेटा, कुछ कुछ ट्रिक तो अलग हैं जिनमें मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता हूँ, वो तो फिर मैं वही पढ़ाता हूँ, है ना, क्योंकि हम दो अलग अलग लोग हैं। तो मैंने वैसे सर से मिलकर कोशिश तो की थी कुछ ट्रिक को हम कॉमन कर लें, पर कुछ ट्रिक में सर जो सही फील करते हैं उन्होंने वो पढ़ाया है, और जहाँ मैं ज़्यादा कंफर्टेबली रिलेट कर लेता हूँ मैं वो किया हुआ है, ठीक है। तो अभी आपको देखना तो वैसे ही पड़ेगा, है ना, अभी देखना तो वैसे ही पड़ेगा, पर फिर भी ऐसा है कि कुछ बच्चों ने सर से कर रखी होगी और उन्हें लग रहा है कि वहाँ से उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी, तो वो उन्हीं ट्रिक को करते रहो, उन्हीं ट्रिक को आप जो है रिपीट करते रहो, कोई बात नहीं, हम लोग अलग नहीं है। सर ने जो पढ़ाया है, हाँ बस ये देख लेना पीडीएफ में, अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिए हैं तो उनको याद कर लेना। चलिए ऐसी मेरी लड़ाई नहीं हुई कभी भी, क्योंकि बेटा मैं खुद नहीं नाचता हूँ, पर तुम्हारी भाभी से या चाची जो भी तुम कहना चाहो उससे मना नहीं करता हूँ। कुछ बच्चे तो बहुत नए हैं तो उनकी तो चाची भी मान सकते हैं, हमारे गांव में वैसे भी हमारा थोड़ा नाता बड़ा है, तो मैं थोड़ा सा नाता है बड़ा, तो ज़्यादातर लोगों की वो चाची लगती है गाँव में जो बच्चे हैं, तो मैं मना नहीं करता, फिर मैं कहता हूँ भैया से आते हैं बेटा सवाल, वंशों से सवाल आते हैं ठीक ठाक, ठीक है। चलिए बाड़ो छम से भी आता है सर, रिखमपाड़ा पोपीर, ये पोपीर से भी सवाल आता है, अरुणाचल पोपीर, ठीक है। और इधर आता है बेटा फिर तापू और हुरकानी से, तापू और हुरकानी से, तो दो चार जो हैं जो बिना उसके हैं उनको थोड़ा सा याद कर लेना। चलिए अब बिहा, देखो भाई बिहार मतलब बिहा, बिहा के बाद, है ना, बिहा की बात चल रही है, तो देखो भैया जाट और जटिन का बिहा हो गया, जाट और जटिन का, जाट से जैसे मास्टर की घरवाली, मास्टर नहीं वैसे जाट की घरवाली जटिन, इनका क्या हो गया? बिहा हो गया। जाट और जटिन का क्या हो गया? बिहा हो गया। अब जो जटिन है ना वो विदेशी आई है, जटिन जो है विदेशी आए, क्या है बेटा? विदेशिया। तो जटिन जो है विदेशी आए, क्या है बेटा? तो ध्यान रखना जाट और जटिन का क्या हो गया? बिहा। विदेशिया कौन है? जटिन। विदेशिया कहां चाहिए? कहती ब्रिटेन चाहिए भैया, ब्रिटेन से, कतई ब्रिटेन चाहिए बहु, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ब्रिटेन की आई है जाटनी, ठीक है बेटा, जाट और जटिन बिहा हो गया दोनों का, विदेशिया, विदेशिया है। और कजरी लगाती है भैया, बिहा के बाद कजरी लगाती है जटिन, कजरी कौन लगाती है भैया? बिहा के बाद जटिन लगाती है। और जाट तो भैया जोगिया हो गया है, जाट तो उसे देख के, क्योंकि एक तो गोरी है और एक काजल और लगा लेती है, तो जाट तो जोगिया, जोगिया हो गया भैया बिहा के बाद। पनवारिया,
पानी लाने वाला, जो पानी ढो के लाता है, पनवारिया हो गया है वो ब्याह के बाद। धोबिया भी हो गया है ब्याह के बाद, क्योंकि झरनी पे ले जाके भैया झरनी से पानी लाता है, वहीं कपड़े धो के लाता है, तो भैया ब्याह के बाद ये सारा काम हो गया है। जाट और जटिन का हो गया ब्याह, विदेशिया बहू आई है ब्याह के बाद, विदेशिया आई है बेटा जटिन ब्याह के बाद, कजरी लगाती है जटिन ब्याह के बाद, जोगिया हो गया है जाट ब्याह के बाद, पनवारिया हो गया है झरनी से पानी लाता है ब्याह के बाद, और धोबिया भी हो गया है ब्याह के बाद। कर्मा भैया कर्म है अपने अपने, सारे मोहल्ले की जनानी कह रही है, सारे मोहल्ले की औरतें। जनानी के में ना कहीं कहीं जैसे जनाना झूमर, जो झूमर आएगा ना एक डांस, जनाना झूमर अलग है, मर्दाना झूमर अलग है, तो जनानी भी एक वर्ड महिलाओं के लिए यूज किया जाता है। सारे मोहल्ले की क्या कहें, अरे कर्म अच्छे हैं इसके, तो ब्याह के बाद देखियो इसका घर वाला कितना काम करे, हमारा तो दो हेल गोबर भी ना गिर सके, दो हेल गोबर भी ना गिर सके बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो कर्मा ठीक है बेटा, कर्मा तो ध्यान रखना है, जाट जटिन बिहार, विदेशिया बिहार, कजरी बिहार, जोगिया बिहार, पनवारिया बिहार, धोबिया बिहार, ध्यान रखना है बेटा, है ना, झरनी बिहार, झरनी बिहार। तो एक रूट वर्ड भी है कि इसकी या, लास्ट में जो या कई शब्दों में मिलेगा या, जैसे पनवारिया, जोगिया, शाम को उसके चकेवा चौक में बहुत चहल पहल रहती है ब्याह के बाद। जो विदेशिया जटिन आई है ना, तो सामा चकेवा शाम को भैया उसके चौक में बहुत चहल पहल रहती है, और जितनी भी मोहल्ले की लड़कियां आती है ना उसे देखने के लिए, तो उनसे वो कहती है जीजिया। हमारे समाज में जो लड़कियां होती है ना ब्याह के बाद, वो जैसे ननद वनद लगती हैं तो उनको जीजी बोलती हैं, और मोहल्ले की लड़कियों को भी जीजी बोल देती है, जीजी आ जाओ जीजी। तो अब उस पर, क्योंकि वो अंग्रेज है तो उस पर ऐसे तो बोला नहीं जाता, तो कहती है जीजिया, वो जीजिया नहीं बोल सकती, तो कहती है जीजिया, जीजी आ जाओ जीजिया। तो जीजिया ये कौन कहती है, जटिन कहती है भैया अपनी ससुराल में ब्याह के बाद, वही जो विदेशिया जटिन है। तो कर्म इसके अच्छे हैं, सारे मोहल्ले की औरतें कह रही हैं कर्म अच्छे हैं भैया, इसका जाट से ब्याह हो गया, ये तो बहुत मजे में रही, ठीक है, इसे ना कोई काम करने दे, ठीक है। सामा चकेवा, शाम को चौक में चहल पहल होती है खूब ब्याह के बाद, झिझिया, झिझी आ जा, झिझी आ जा, ऐसे याद रखना है बोलती है, ठीक है। डोमकच, ये दो तीन याद कर लेना, डोमकच और फगुआ झारखंड के लिए ज्यादा पूछे जाते हैं वैसे, जो डोमकच और फगुआ है झारखंड के लिए पूछे जाते हैं, बिहार ऑप्शन में आएगा नहीं फिर। और पाई का जुमरी, पाई का जुमरी ध्यान रखना है, पाई का जुमरी ये भी ध्यान रखना है बेटा, पाई का जुमरी ये भी बिहार का है। तो जटजटिन हो जाएगा बिहार का, विदेशिया हो जाएगा, कजरी हो जाएगा, जोगिया हो जाएगा, पनवारिया हो जाएगा, धोबिया हो जाएगा, झरनी भी, कर्मा भी, शाम को चौक में खूब चहल पहल रहती है ब्याह के बाद, झिझिया, झिझी आ जाओ ऐसे बोलती है ब्याह के बाद, ठीक है, क्लियर है। और पाई का जुमरी, फगुआ और डोमकच क्लियर है बेटा, यहाँ क्लियर है, क्लियर है बताओ। हाँ सर, आप चॉकलेट खाए हुए हैं, लेफ्ट चीक आपका फूला हुआ है, बहुत बढ़िया, ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना है, यही लास्ट में हमें सिलेक्शन के लिए ले जाती है। बेटा कुछ सूझ रहा होगा, थोड़ा बहुत कुछ सूझ रहा होगा ना, मैंने चॉकलेट खाई है ना, मैं तंबाकू खाता हूँ, अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो, ठीक है। चलिए तो ये हो गया क्लियर, यहाँ तक हो गया बेटा क्लियर। आगे देखिए छत्तीसगढ़, तो देखो छत्तीसगढ़, 36 किले या महल या गढ़ एक ही तो बात है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का राजा है, उसकी भी शादी हो रही है, उसकी भी शादी बेटा गोरी मैम से हो रही है, गोरी मैम से। वो कह रहा है जब हमारे यहाँ एक जाट ने कर लिया पड़ोस में विदेशी से ब्याह, तो हम ना कर सके, हम भी बाहर से लाएंगे, शादी हम भी वहीं से करेंगे, कहता इंग्लैंड से करेंगे, इंग्लैंड से, ठीक है बेटा, इंग्लैंड से करेंगे, क्लियर बेटा। चलिए दीवारी गौर मारिया, तो भैया गोरी मारिया से शादी हो गई छत्तीसगढ़ के राजा की। तो गोरी मारिया से किसकी शादी हुई है, छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ के, ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ के राजा की गोरी मारिया से, गोरी मारिया से बेटा, गोरी मारिया से ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ के राजा की शादी हो गई। तो राजा की शादी हो गई, तो नवा रानी, नई रानी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। जब गोरी मारिया से, कितनी गोरी, कहते दिवाली की तरह, जैसे दिवाली पे चांद ना रहे चारों तरफ, तो भैया गोरी मारिया से शादी हो गई छत्तीसगढ़ के राजकुमार की, राजा की, नवा रानी, नई रानी आ गई। तो गौड़ी मतलब गौड़ी, गोरी, गोरी उस टाइप से आता है, तो गोरी होगी भैया, जब जब गोरी है वो, जब बाहर की है तो गोरी तो होगी, हालांकि गौड़ी एक आधी बार कहीं आया हुआ है, गौर, गोरी, गौर मारिया, ये अलग अलग तरह से पूछा जाता है। नई रानी आई है छत्तीसगढ़ में, झूमर पहने होगी या नहीं, अरे भैया इतने पैसे वाली है तो झूमर तो पहनेगी ना, तो झूमर पहने हुए है, झूमर। और यहां याद रखना, एक जो झुमुर या झुमुरा था ना, वो असम का था, झुमुर या झुमुरा किसका था बेटा, ये असम का था, कभी इसको कंफ्यूज हो जाओ। तो याद रखना है, झूमर पहने हुए है नई रानी, छत्तीसगढ़ के राजा की गोरी मारिया से शादी हो गई, नवा रानी आई है छत्तीसगढ़ में, और झूमर पहने हुए है छत्तीसगढ़ की रानी, झूमर पहने हैं छत्तीसगढ़ की रानी, झूमर पहने हुए है छत्तीसगढ़ की रानी। अब ये बताओ, जब गोपाल की शादी हुई थी तो उसके यहाँ क्या क्या चल रहा था, नट पूजा महाराज चल रही थी, उसके यहाँ भी खेल हो रहे थे ना, खेल गोपाल, नट पूजा महाराज। तो जब किसी राजा की शादी होगी तो फंक्शन अच्छे अच्छे होंगे या नहीं, फंक्शन अच्छे होंगे या नहीं होंगे बेटा, होंगे। तो ध्यान रखना है, तो भैया कौन कौन से फंक्शन हो रहे हैं, देखो जब राजा की शादी होगी तो फंक्शन कौन कौन से हो रहे हैं। एक तो राउत नाच, जो नए नए बच्चे हैं उनके लिए रात भर नाच चलेगा छत्तीसगढ़ में, रात भर नाच चलेगा छत्तीसगढ़ में। जो बड़ी बूढ़ी है उनके लिए भरथरी का चरित्र सुनाया जाएगा छत्तीसगढ़ में। जो नए नए बच्चे हैं, राउत नाच, रात भर नाच चलेगा डीजे पे, डीजे पे है ना, रात भर नाच चलेगा, वही दामन वाला, ठीक है। और भारत जो भरथरी चरित्र है बेटा, भरथरी चरित्र है, ठीक है, याद रखना है, तो भरथरी चरित्र है। पंडवानी, पंडवानी याद रखना है, ठीक है। अब पांडवों की कहानी भी सुनवाई जाएगी छत्तीसगढ़ में, क्योंकि ये बड़े बूढ़े कुछ कह रहे हैं जी भरथरी चरित्र सुनवा दो, कुछ कह रहे हैं पांडवों की कहानी सुनवा दो, नए बच्चे कह रहे हैं जी डीजे लगवा दो राजा साहब, हम तो रात भर नाचेंगे। और बेटा चंद नानी है ना, जो छोटे बच्चे वे कह रहे हैं जी चंदा नानी की कहानी सुनवा दो राजा साहब, हमें तो चंदा नानी की, नानी से चंदा की, चंदा की कहानी सुनवा दो। तो ये सारा का सारा चीज हो रही है छत्तीसगढ़ में। तो भैया कर्मा, ये भी कर्मा की बात है, इतने सारे फंक्शन हो रहे हैं, कर्मा की बात है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं लोग, यहाँ भी कह रहे हैं अरे नई रानी के तो भैया कैसे कर्म है, देखो गोरी मारिया के राजा मिला है, राजा ऐसे वहां कह रहे थे जाट मिला है, देखो और कैसा जाट मिला है जो सारा काम खुद ही कर लेता है, ठीक है। एक हमारा जो समाज है उसमें हम लोगों का लगभग कर्तव्य है कि हम, पंडवानी बहुत महत्वपूर्ण है, ये राउत नाच जो है
बहुत महत्वपूर्ण है मेरे शेरों, ठीक है। और उसके बाद नवा रानी बहुत महत्वपूर्ण है, और जिसमें मारिया नाम आ जाए वो महत्वपूर्ण है। कभी कभी केवल गौर मारिया आ जाता है, गौर मारिया। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण है। तो देखो बेटा सुवा, तो इन फंक्शनों में महिलाएं बच्चों को सुवा के जा रही है नहीं, तो भाई सुवा के जा रही है, ध्यान रखना है। और डागला भी गया है भैया नाचने, पाली टपाली भी गई हैं। तो डागला भी गया है छत्तीसगढ़ में, और पाली टपाली हमारे मोहल्ले में रहते हैं दो लोग, तो भाई दो बहनें रहती हैं पाली टपाली, एक रहता है लड़का डागला। तो सारे के सारे कहां गए? छत्तीसगढ़ में। डागला छत्तीसगढ़, पाली टपाली छत्तीसगढ़। पंथी को याद कर लेना बेटा, छत्तीसगढ़, पंथी छत्तीसगढ़ याद रख लेना। और वेदामती, वेदमती भी गई है बेटा, डागला भी गया है, पाली टपाली भी गई है, वेदमती भी गई है। डागला भी गया है, पाली टपाली भी गई है, वेदमती भी गई है। डागला भी गया है, पाली टपाली भी गई है, वेदमती भी गई है। महिलाएं सारे बच्चों को सुबह सुबह के जा रही हैं छत्तीसगढ़, सुबह सुबह के जा रही हैं बेटा। और सैला नृत्य और ककसार नृत्य, इन दोनों को और याद रखना है। हालांकि ये सैला एमपी में ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि एमपी छत्तीसगढ़ पहले एक हुआ करते थे, एमपी से ही कटकर छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, एमपी से ही कटके छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है बेटा, ठीक है। क्लियर है? यहां तक। अभी आज का लास्ट रहेगा गोवा का। गोवा जो है देखो, गोवा हम देखने जाते हैं, देखो गोवा को या तो देखने जाते हैं लोग गोवा को, या खोल ढकनी, या फिर भैया ढक्कन खोलने जाते हैं गोवा में। ढक्कन, ढक्कन खोलने गोवा में दो ही लिए तो जाता है आदमी, या तो देखने जाता है उसे, या तो ढक्कन खोलने जाता है। या तो गोवा को देखने जाता है, या तो ढक्कन खोलने जाता है गोवा में, ठीक है। घोड़े से जा सकते हो क्या गोवा? नहीं जी, घोड़े से नहीं जा सकते, घोड़े से नहीं। तो तरंग मेल, टोनिया मेल भैया मेल से जा सकते हैं, मेल से जा सकते हैं, घोड़े से नहीं जा सकते। तो क्या घोड़े से जा सकते हो? नहीं जा सकते। और ये योद्धा नृत्य है, पूछा जाता है कभी कभी, वारियर डांस है, ठीक है बेटा। तो वारियर डांस है, ये क्या है? वारियर डांस है। तो देखने के लिए जाते हैं गोवा, ठीक है। देखने के लिए जाते हैं गोवा, या खोल ढकनी, ढक्कन खोलने के लिए भी जाते हैं बहुत सारे लोग गोवा, ठीक है। देखने के लिए जाते हैं, ढक्कन खोलने के लिए भी जाते हैं, ठीक है बेटा। देखने के लिए भी जाते हैं, ढक्कन खोलने के लिए भी जाते हैं। घोड़े मोदनी, तो भैया घोड़े मोदनी, जगोर, जिनके पास जागीर होगी वही तो जाएंगे गोवा। जगोर, जागीर होगी तभी तो गोवा जा पाएंगे, हैं। टोनिया मेल भैया घोड़े से नहीं, मेल से जा सकते हो। और मांडो भैया मंडी सी लगने लगती है गोवा में, जब कुणबी, पूरे कुणबी को लेकर पहुंच जाते हैं ना लोग, तो मंडी सी लगने लगती है गोवा में, मंडी सी लगने लगती है। हाँ बेटा, कई सारे फेस्टिवल और डांस सेम है, क्योंकि उस अवसर पे जिसपे वो डांस होता है वो फेस्टिवल ही सेम है। और कई बार फेस्टिवल और वो जो है ना उनकी जो वो है, कई बार जो नृत्य और उनकी जो वो है ट्राइब, वो भी सेम निकलेगी, ठीक है। तो कुणबी भैया कुणबी को लेकर चले जाते हैं। और भैया ढालो, है ना, ढल जाता है आदमी गोवा में। दशावतार, 10 अवतार देखने को मिल जाते हैं आदमी के गोवा में, 10 अवतार देखने को मिल जाते हैं आदमी के गोवा में। और ढालो भैया, ढल जाता है आदमी गोवा में, गोवा में आदमी ढल जाता है माहौल में, ठीक है। फुगड़ी, तो ध्यान रखना है बेटा, फुगड़ी तो है ना, पगड़ी, तो पगड़ी भी मान सकते हो भैया, बहुत सारे लोग तो बिल्कुल पगड़ी पहन के जाते हैं गोवा में। फुगड़ी पगड़ी मान लो इसे, फुगड़ी पगड़ी है ना, तो पगड़ी से पहन के जाते हैं कि भैया हम तो राजा हैं बिल्कुल, ठीक है। और धनगर, धनगर है तो ही जाना भैया गोवा, धनगर है तो ही तो जाओगे गोवा। ढल, ढल जाता है आदमी कहाँ? गोवा में। फुगड़ी भैया तो याद रखना है, पगड़ी पहन के भी जाते हैं गोवा। दशावतार, 10 अवतार देखने को मिल जाते हैं आदमी के गोवा में। कुणबी को लेकर जाता है आदमी गोवा, तो फिर मांडो, मंडी जैसा लगने लगता है बेटा माहौल, जैसे मंडी में लोग ही लोग होते हैं ना, ऐसे गोवा में भी लोग ही लोग। क्या घोड़े से जा सकते हो? नहीं जा सकते। जागीर वाली तो जाएंगे गोवा, हाँ जी, जागीर है, ठीक ठाक पैसा है, वही जाएगा भैया गोवा, जगोर। और भैया देखने जाते हैं गोवा, शिगमो तो वैसे याद हो जाएगा आपको, बहुत बार आएगा ये, लास्ट तक बहुत बार प्रैक्टिस में आएगा, तो शिगमो हो जाएगा गोवा का। किसका हो जाएगा? गोवा का। जल्दी से मुझे थोड़े से फेस्टिवल बताओ, थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा। एक संस्था है एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, इसको कभी कभी हम ये भी लिख लेते हैं फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। ये एनजीओ है, एनजीओ का मतलब है बेटा गवर्नमेंट का नहीं है, ये भी लिखा जाता है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, ये फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, और ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय संस्था हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूशन है ये जिसने इस पुरस्कार को जीता है। और ये करता क्या है आपसे पूछा जाएगा, 67वां जो ये 67th रेमन मैग्सेसे से जीता है एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली नाम की संस्था ने। ये कैसी संस्था है? क्या सरकारी है? नहीं, एक प्राइवेट संस्था है। क्या ये रेमन मैग्सेसे से पाने वाली पहली भारतीय संस्था है? हाँ, ये रेमन मैग्सेसे से पाने वाली पहली भारतीय संस्था है। और याद रखना है भैया, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा में जो लैंगिक अन्याय है, यानी जो उन्हें केवल जेंडर की वजह से उन्हें इनजस्टिस सहना पड़ता है, कहां कहां पर? या तो ग्रामीण इलाकों में यानी रूरल इलाकों में, या बेटा रिमोट एरियाज में। क्योंकि आपको पता होगा ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जो लड़कियों की शिक्षा है, जो गर्ल्स एजुकेशन है, उस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। और कभी कभी आपको यह भी देखने को मिल जाएगा कि अगर एक लड़का है, एक लड़की है किसी के, तो वो लड़की को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाते, लड़के को पढ़ा देते हैं। ये बदलाव भी रिमोट एरियाज में अभी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। क्लियर है बेटा? तो यहां देखना है आपको, एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली भारत पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय संस्था है, और ग्रामीण के खिलाफ यानी प्लास्टिक पॉल्यूशन के खिलाफ ये काम करती है बेटा एक तो। और एक जो मेरीन इकोसिस्टम है मालदीव का, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है, जो समुद्र का सिस्टम बना हुआ है, इकोसिस्टम बना हुआ है, उसको प्रिजर्व करने के लिए काम करती हैं। क्योंकि आपको पता होगा मालदीव एक टूरिस्ट प्लेस है, देश तो है ही वो, लेकिन वो ज्यादातर लोगों के लिए एक टूरिस्ट प्लेस है। और टूरिस्ट प्लेस में बहुत सारे लोग जाते हैं, तो बहुत सारे लोग जाते हैं, उनकी इकोनॉमी भी उसी पर निर्भर करती है, उनकी अर्थव्यवस्था में मदद मिलती है उससे। उसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी होता है कि उनका सारा सिस्टम बिगाड़ दिया जाता है, उनके देश में प्रदूषण बहुत फैला दिया जाता है। उनका जो समुद्री सिस्टम है, मान लो समुद्र में आप इतनी सारी प्लास्टिक की भरते चले गए कि वहां के जीव जंतु भी प्लास्टिक की खाने लगे, वो मरने लगे, तो मतलब एक तरह से पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा फिर। तो शाहीन अली ऐसी ही हैं जो एक तो प्लास्टिक पॉल्यूशन के खिलाफ फाइट करती हैं, और बेटा जो प्रिजर्व करने का काम करती हैं मैरीन इकोसिस्टम को, मालदीव के को, ठीक है। तो ये दो काम करती हैं और इसीलिए इनको पुरस्कार दिया गया है, इनको ये पुरस्कार दिया जाता है। सिमरन कह रही है भैया अब ऐसा नहीं है। सिमरन वो मैंने जो बात कही थी, कई बार लड़कियों के साथ हो जाता है भेदभाव, सिमरन अभी भी हो जाता है बेटा, अभी भी हो जाता है। मैं भी उसी समाज से आता हूं, मैं गांव से आता हूं, और ज्यादा नहीं, जब मैं गांव में था, अभी तो मैं लगभग 15-16 साल, 17 साल के करीब हो गए जब से नौकरी लगी है, तब से उतना ज्यादा गांव जाना होता नहीं है। मतलब होता है लेकिन ऐसे नहीं 2 महीने के लिए चले गए।
तो मैंने अपने गांव में भी, जो दिल्ली के बस 50-60 किलोमीटर ही दूर है, वहां भी देखा, लड़का प्राइवेट स्कूल में और लड़की सरकारी स्कूल में। तो ये हो जाता है बेटा अभी भी। हाँ, जिन जिनके साथ नहीं हो रहा है, या जो ऐसी जगह है जहां पे लड़कियों के साथ नहीं हो रहा है ये अभी भी भेदभाव, वो बहुत बढ़िया जगह है, बहुत अच्छा है, उन लोगों को धन्यवाद, उन लोगों को साधुवाद। लेकिन अभी भी हो जाता है, क्योंकि हमें, जैसा हम जिस समाज में रहते हैं, हमें तो बस उसी का तो पता होता है, हमें बाकी लोगों का तो पता ही नहीं होता। अभी भी क्या जितनी फेल्योर हमारे लड़कों को मिल जाती है, कई बार क्या लड़कों को जितनी फेल्योर मिल जाती है, उसके बाद भी माँ बाप कंधे पे हाथ रख के उसका सपोर्ट करते रहते हैं, क्या अभी भी लड़की को हम इतना कर पाते हैं? और हम, का मतलब केवल हमारा घर नहीं, या केवल किसी एक बच्चे का घर नहीं, हम एज ए सोसाइटी, पूरे समाज के तौर पे क्या हम लड़कियों के साथ, लड़कियों को हाथ पे कंधा रख के, क्या हम परिवार के तौर पे उसे कह देते हैं कि बेटा तू कर पढ़ाई, चिंता मत कर, तो चिंता मत कर, पढ़ कर पढ़ाई, 2 बार 4 बार जितना भी फेल हो मैं तेरे साथ खड़ा हूं। और मैं कह रहा हूं ये लड़के जितने भी क्लास ले रहे हैं, या आपके घर में जो भी लड़की हो, माँ बाप भी ना उतना सपोर्ट कर पाए, क्योंकि उनके पास अपने अपने सामाजिक दबाव है। आप नई पीढ़ी के हो, आप, आपकी बहन है, आपके घर में कोई नई शादी होकर आई हुई भाभी हो सकती है, आप करिए जितना सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग अपनी जगह पे थोड़े ज्यादा मजबूत स्थिति में रहते हैं। और जहां यूथ सपोर्ट करने लग जाएगा ना, फिर पुराने लोग भी मानने लग जाते हैं, फिर उनके समझ में भी चीजें आने लग जाती हैं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए एज ए सोसाइटी, ना कि ये कि अगर कोई लड़की 3 बार फेल हो गई है, हमारे ही पड़ोस की, हमारे ही चाचा जी की, ना हो चाचा जी की पड़ोस की, और हम उसे फिर तंज हमी मारने लग जाएं, ओ ये लगेंगी जी नौकरी, इन्हें बनना है डिप्टी। आप लोगों की सपोर्ट होनी चाहिए अपने समाज में भी, क्योंकि आप लोगों को तो मिलती है सपोर्ट। मैं लड़का हूं, मुझे भी मिली है हमेशा। लड़कियों के साथ कई बार तो उनके आगे एक तलवार लटका देते हैं, पहले ही देख ले 1.5 साल में हो गया तो ठीक है, वरना शादी कर देंगे। क्या जितना परसेंटेज में हम लोग लड़कियों को ये चीज कह देते हैं कि कर ले, नहीं तो 1.5 साल में नहीं शादी कर देंगे, क्या उतनी हम अपने लड़कों को कहते हैं? क्या उतना ही समय हम अपने लड़कों को भी देते हैं, इतने में कर ले वरना ये कर लेंगे? अगर हम नहीं करते तो यहां तो बराबरी दीजिए, कम से कम यहां तो बराबरी दीजिए। और ये जिम्मेदारी हम सब की है, जो हम अपने अपने जब अपने लिए कोई लड़ता है ना, उसकी इतनी कीमत नहीं होती। लड़कियां जब अपने लिए लड़ेंगी तब उतनी कीमत नहीं होती, जब हम उनके लिए खड़े होंगे तब उस बात की ज्यादा वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। तो फ्लेवियानो बेटो एंटोनियो एल विलानुएवा, ये तीसरे नंबर के, ये तीसरे व्यक्ति हैं, और ये गरीब और उत्पीड़ित लोगों की गरिमा को बहाल करने के लिए काम करते हैं। क्या काम करते हैं? टू रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द पुअर एंड ऑप्रेस्ड। तो 3 जो विजेता हैं, इनमें से खास तौर पे पहले 2 तो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और ये हमें याद करने हैं। क्या करने हैं? ये हमें याद करने हैं। क्लियर है? आगे चलिए, बुकर पुरस्कार के बारे में बात करें। बुकर प्राइज बुकर प्राइज, तो ये देखो कि जो साहित्य में यानी लिटरेचर में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, बताओ मुझे। जो लिटरेचर का दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है वो है नोबेल। क्यों? क्योंकि जिस भी क्षेत्र में नोबेल दिया जाता है दुनिया में, वो उस क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड हो जाता है। क्या होता है? संजीव जून कह रहे हैं, सर जी अवार्ड पोस्टुमसली दिया जा सकता है क्या? संजीव जून, संजीत बेटा झूठ नहीं बोलूंगा, आपके कमेंट को इग्नोर भी नहीं करूंगा। इस तरह का सवाल कभी आया नहीं है, तो कभी इसमें ये मैंने पढ़ा भी नहीं है, ये मैं केवल आपको देख के ही बता पाऊंगा। मैं भी इसको सर्च करूंगा, मुझे नहीं पता है। ठीक है, आपका कमेंट इग्नोर भी कर सकता था, पर मैंने देखा कि आपका कमेंट आया है, और वो चीज मैंने कभी देखी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया, तो हम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। ये पोस्टुमसली दिया जाता है नहीं, ये मैं आपको अगली एक क्लास में बताऊंगा। ये महेंद्र जी, उस बच्चे के कमेंट का वो फोटो मुझे भेजना। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, यानी कि साहित्य में जिस भी क्षेत्र में नोबेल दिया जाता है, जिस भी क्षेत्र में नोबेल दिया जाता है, तो नोबेल उस क्षेत्र का सबसे बड़ा हो जाता है। यानी जो नोबेल मिल गया ना उस क्षेत्र में, फिजिक्स में दिया जाता है तो दुनिया में सबसे बड़ा फिजिक्स का, केमिस्ट्री में दिया जाता है तो दुनिया में सबसे बड़ा केमिस्ट्री का है, पीस दिया जाता है तो दुनिया में सबसे बड़ा पीस का भी वही है, लिटरेचर का भी वही है, इकोनॉमिक्स का भी वही है, मेडिसिन का भी वही है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर हम लिटरेचर की बात करें, लिटरेचर की अगर हम बात करें, तो ध्यान रखना है दूसरे नंबर पे ये बुकर पुरस्कार आता है। इसको हम मैन बुकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसको मैन बुकर भी कहते हैं। ये एक ही बात है। तो मैन बुकर या बुकर, ये 2 पुरस्कार नहीं है, ये एक ही पुरस्कार है। ठीक है, तो ये किसमें दिया जाता है? लिटरेचर में नोबेल के बाद सबसे बड़ा। इसको कब शुरू किया गया? तो इसको स्टैब्लिश किया गया था, ये स्टार्ट हुआ था 1969 में। कब? 1969 में। और ये किस पुस्तक को दिया जाता है? जो बुक पब्लिश हुई हो इंग्लिश में, इंग्लिश भाषा की ओरिजिनल बुक। अगर कोई किताब ओरिजिनली अंग्रेजी में लिखी गई है, किसमें लिखी गई है? अंग्रेजी में लिखी गई है। अगर कोई किताब, ध्यान रखना है, अंग्रेजी में लिखी गई है, तो उसको ये दिया जाता है। अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तक को ये दिया जाता है, और नोबेल के बाद लिटरेचर का सेकंड बिगेस्ट अवार्ड है बेटा। और कब दिया जाता है? तो हर साल दिया जाता है, क्योंकि कई पुरस्कार आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो एवरी ईयर नहीं दिए जाते। जैसे मैंने कल भारत रत्न पढ़ाया, क्या वो एवरी ईयर दिया जाते हैं? क्या एवरी ईयर दिए जाते हैं बेटा? तो जो आप बोर्ड पे लिखा रहे हैं, क्या वो नोट कर सकते हैं? बेटा मर्जी आपकी, जो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो फिर वो लिखो आप, और नहीं तो ये आपकी पीडीएफ में जाता है, ये आपका पूरा का पूरा पीडीएफ में लिखा हुआ जाता है। तो अवार्ड जो है एवरी ईयर दिए जाते हैं। ये 2013 तक इसमें एक सिस्टम था कि ये कॉमनवेल्थ जो कंट्री है वो, एक आयरलैंड कंट्री है वो, और जिम्बाब्वे जो है उसी के लेखकों को यानी राइटर्स को दिया जाता था, उसी के ऑथर्स को दिया जाता था। और 2014 से वर्ल्ड के किसी भी अंग्रेजी में पब्लिश पुस्तक यानी उपन्यास को ये दिया जाता है। तो 2013 तक एक अलग सिस्टम था, 14 से अब ये कहीं के को भी दिया जा सकता है। और अगर 13 की बात होती तो या तो वो आदमी वहां से होना चाहिए जो हमारे कॉमनवेल्थ कंट्री है, जैसे अभी हमारे पास कॉमनवेल्थ में 56 कंट्री है। कितने हैं? 56। या वो आयरलैंड का होना चाहिए था, जिम्बाब्वे का, यानी कि कम से कम या तो कॉमनवेल्थ का हो या 2 देश हैं उनमें से हो, तो उसको दिया जा सकता था। पर 2014 में आई, हम याद कैसे करें? तो मोदी जी आ गए जी 2014 में पीएम। वो बोले यार तुम भी बहुत कंजूस हो अंग्रेज, किसी भी दे दो यार, इंडिया के वहां ही काय को दे रहे हो आप, इन 5 मतलब इन लोगों को क्यों दे रहे हो? केवल कॉमनवेल्थ वालों को, इनको किसी को भी दे दो यार, ठीक है, पुरस्कार है बढ़िया, जो भी लिखे वहां के को दे दो। अगर कोई ब्राजील का अच्छा लिख रहा है तो उसे देने में क्या बुराई है? तो भैया इन्होंने मान ली बात, और 2014 से विश्व के किसी भी अंग्रेजी में पब्लिश नोवेल को ये दिया जाता है। अब हमेशा पहले विजेता बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे पीएच न्यूबे। पीएच न्यूबे को दिया गया। जैसे मैं आपसे पूछूं भारत रत्न सबसे पहला किसे दिया गया था, बताओ? भारत रत्न सबसे पहले आपको पता है कब दिया गया था? 1954 में। और ये किसको दिया गया था? क्योंकि पहला ये भी 1954 में। वैसे ही फर्स्ट बुकर या मैन बुकर दिया गया था पीएच न्यूबे को। इसको दिया गया था, पीएच न्यूबे को दिया गया था।
पीएच न्यूबेको, ठीक है जी। पहले भारतीय कौन है? तो फर्स्ट इंडियन थे वीएस नायपॉल, 1971 में इनको मिला। और ये भारतीय या भारतीय मूल के, इनका एक नाम आएगा, या तो भारतीय या तो इंडिया के इंडियन या इंडियन ओरिजिन वाले आएंगे, या तो इंडियन ओरिजिन वाले, ठीक है, क्लियर है। तो ये भारत रत्न पहली बार 1954 में किनको दिया गया था? 3 लोगों को, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सीवी रमन और बेटा तीसरे कौन थे? टी राजगोपालाचारी। इन 3 लोगों को दिया गया था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो 2024 की विजेता और 25 की, क्योंकि एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 2 बार का पूछ लेता है ये। तो सबसे पहले तो लेटेस्ट देखो, 2025 में विनर है डेविड सिजेले। डेविड सिजेले 2025 के विनर है। ये हंगेरियन बॉर्न ब्रिटिश है, यानी हंगरी में जन्मे ब्रिटिश, यानी जन्म हंगरी में हुआ लेकिन अब ब्रिटेन की नागरिकता ले रखी है। और इनका नोवेल है फ्लैश। किताब का नाम क्या है बेटा इनकी का? फ्लैश। ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। हालांकि थोड़ा सा दिमाग में भी रखना, 2024 में सामंथा हार्वे को मिला था ऑर्बिटल नोवेल के लिए। क्या है इनकी पुस्तक? ऑर्बिटल। पर सबसे पहले तो लेटेस्ट वाला 2025 वाला इज मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन सा है? डेविड सिजेले। डेविड सिजेले। और अगले 8-10 महीने तक तो ये पुरस्कार नहीं मिलेगा शायद, 8-10 महीने तक नहीं मिलने वाला। तो अगर आपके 8-10 महीने में एग्जाम है तो भैया डेविड सिजेले को अच्छे से याद करो। हंगरी मूल के ब्रिटिश हैं ये, और उपन्यास फ्लैश है। इन तीनों चीजों को आपके दिमाग में याद रखना है, तीनों चीजों को आपके दिमाग में याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। तो बुकर पाने वाले भारतीयों से सवाल आता है। तो सबसे पहले वीएस नायपॉल को मिला 1971 में, फिर सलमान रश्दी को मिला था, बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, 1981 में। अरुंधति रॉय को 1997 में, 1997, इनको ये जरूर याद रखना है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये साल पूछा जाता है, मॉक टेस्ट में पूछते हैं इस सवाल को, ठीक है। और बुकर पुरस्कार पाने वाली ये पहली महिला है। शी इज द फर्स्ट इंडियन विमेन, पहली भारतीय महिला। तो शी इज द फर्स्ट इंडियन विमेन टू रिसीव टू गेट बुकर प्राइज, ठीक है। तो ये पहली भारतीय महिला है जिनको बुकर प्राइज मिला है, बुकर पुरस्कार मिला है, अरुंधति रॉय। क्या नाम है? अरुंधति रॉय। चलिए मैंने एक चीज छोड़ दी अभी, भाई प्राइज मनी कितनी होती है इसमें? प्राइज मनी क्या 50,000 पाउंड्स होते हैं? हाँ जी, 50,000 पाउंड्स। इसमें 50,000 पाउंड्स होते हैं। कितने होते हैं? 50,000 पाउंड्स इसमें होते हैं। तो ये जो प्राइज मनी है 50,000 पाउंड्स की मिलती है। पाउंड क्योंकि वो ब्रिटेन की मुद्रा है, ब्रिटेन ही इस अवार्ड को देता है, ठीक है, ब्रिटेन ही इस अवार्ड को देता है, ठीक है। चलिए, तो वीएस नायपॉल पहले हैं, सलमान रश्दी दूसरे हैं, अरुंधति रॉय क्योंकि फर्स्ट विमेन है तो इनका ये भी पूछा जाता है, भारत की फर्स्ट विमेन, और 1997 भी पूछा जाता है। फिर किरण देसाई, इनका भी पूछा जाता है बेटा 2006 में, और फिर अरविंद अडिगा भैया 2008 में, अरविंद अडिगा 2008 में। इन्हें फ्री स्टेट के लिए मिला था वीएस नायपॉल को, मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए मिला था सलमान रश्दी को, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था किसको? अरुंधति रॉय को, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिला था किरण देसाई को, और द व्हाइट टाइगर के लिए मिला था अरविंद अडिगा को। और आपको ये सारे लेखक याद रखने हैं, इस पुस्तक को किसने लिखा है, इसको किसने लिखा है, इसको किसने लिखा है, आपको ये सारा याद करना है, वरना तो हो जाएगी गड़बड़। आपसे पूछा जाएगा इन्हें फ्री स्टेट किसने लिखी है? वीएस नायपॉल ने। मिडनाइट्स चिल्ड्रन किसने लिखी है? सलमान रश्दी ने। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी है? अरुंधति रॉय ने। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखी है? किरण देसाई ने। द व्हाइट टाइगर किसने लिखी है? द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा के द्वारा लिखी गई है, अरविंद अडिगा के लिए लिखी गई है। सर तो क्या एक साल में एक को ही मिलता है? हाँ बेटा, एक को ही मिलता है, ये एक साल में एक ही व्यक्ति को मिलता है, इसको मिलता है एक ही व्यक्ति को एक साल में मिलता है। तो सारे के सारे लेखक याद रखने हैं ना, ऑथर्स इन ए फ्री स्टेट। अब इनकी यहीं पे इसको कंप्लीट कर दें, टेबल को याद करो। वीएस नायपॉल को क्या 1971 में मिला था? अच्छा, वीएस नायपॉल को 1971 में। अब ये बता दो आप, नोबेल कब मिला था इनको? वीएस नायपॉल को नोबेल कब मिला था? नोबेल भी तो मिला इनको, इनको नोबेल कब मिला है जल्दी बताओ, साहित्य का नोबेल कब मिला है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। सलमान रश्दी को 1981 में मिला है, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। अरुंधति रॉय बहुत महत्वपूर्ण है, 1997, 1997 बेटा, 1997। किरण देसाई को 2006 में मिला है, और अरविंद अडिगा को 2008 में। अरविंद अडिगा को ये 2008 में मिला है। क्या मिला है? अरविंद अडिगा को 2008 में। गीतांजलि को जो मिला है बेटा, दैट इज अ डिफरेंट अवार्ड, है ना, वो बिल्कुल अलग है अवार्ड, और हम उसे अभी पढ़ेंगे बेटा। 60,000 पाउंड वो गलती से चला गया होगा मिसप्रिंट में, 50,000 पाउंड ही है दोनों में। एक टाइम पे 60,000 पाउंड दिया जाता था, पर अभी नहीं है, अभी फिलहाल दोनों का सेम है। कुछ टाइम के लिए किया था, वो कुछ टाइम के लिए किया था, पर फिलहाल आपको याद रखना है ये। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का जवाब है 2001, 2001, 2001। बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ये हमने देख लिया, इनको 2001 में मिला है वीएस नायपॉल को साहित्य का नोबेल। तो हमने नोबेल की एक थोड़ी सी हिस्ट्री जो पढ़ी है उसे 1 मिनट के अंदर रिवाइज करें। आंख बंद करो सारे के सारे और कोशिश करो रिवाइज करने की मेरे साथ। हमने पहले पढ़ा था कि बुकर अवार्ड, जो बुकर प्राइज है उसको क्या मान बुकर भी कहते हैं? हाँ जी कहते हैं। इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, या बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार कैसे भी लिखाएगा, अंग्रेजी में रहेगा इंटरनेशनल बुकर प्राइज। भैया इस इंटरनेशनल का क्या मतलब है? ये जो पुरस्कार है किसी भी भाषा की पुस्तक को दिया जाता है, किसी भी भाषा की। अच्छा, तो वो और उसमें एक ही महत्वपूर्ण अंतर है, ठीक है, उसमें और इसमें एक ही महत्वपूर्ण अंतर है कि वो जो है ना, केवल उस किताब को दिया जाता है बुकर या मैन बुकर जो अंग्रेजी में ही लिखी हो, ओरिजिनली जो अंग्रेजी में लिखी गई हो, ओरिजिनली जो अंग्रेजी में लिखी गई है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, तो मतलब फिर हिंदी में लिख दी मान लो मैंने, तो अंग्रेजों को तो समझ में नहीं आएगी मैंने कैसी किताब लिखी। तो किसी भी भाषा की पुस्तक, लेकिन उसका अनुवाद अंग्रेजी में हो गया हो, लेकिन उसका ट्रांसलेशन यानी कि वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दी गई हो, अंग्रेजी में कर दिया गया हो, ठीक है, कर दिया गया हो। तो किसी भी भाषा की पुस्तक, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन है वो अंग्रेजी में कर दिया गया हो, ठीक है, अंग्रेजी में कर दिया गया। पहले पुरस्कार 2 साल में एक बार दिए जाते थे, वंस इन 2 ईयर्स। पहले कैसे दिए जाते थे? तो दे वर गिवन
वंस इन 2 ईयर्स, लेकिन 2015 से ये हर साल दिए जा रहे हैं, एवरी ईयर दिए जा रहे हैं। क्या दिए जा रहे हैं? एवरी ईयर। अच्छा, एक अंतर ये भी आ गया इसमें, जैसे मैंने कहा था जो बुकर है, अगर मैं उससे तुलना करूं वो 1969 में शुरू हुआ था, और ये जो बुकर इंटरनेशनल वाज स्टार्टेड इन 2005 बेटा, ठीक है। चलिए, पहले पुरस्कार 2 साल में एक बार, ये वंस इन 2 ईयर्स दिए जाते थे, लेकिन 2015 से ये एवरी ईयर दिए जा रहे हैं। ये 2015 की जगह कभी कभी 2016 भी आ जाएगा, 2016 से। कैसे? क्योंकि देखो 2005 से फिर 7 में दिया गया, फिर 9 में दिया गया, फिर 11 में दिया गया, फिर 13 में, फिर 15 में। तो लोग मानते हैं जी 15 तक तो हम वैसे ही आ रहे थे, 15 के बाद 16 से ही तो हर साल दिया जाना शुरू हुआ, तो ये 16 15 में से आपको एक मिलेगा, कंफ्यूज मत होना, है ना। चलिए, पहले प्राप्तकर्ता इस्माइल कादरी थे, जैसे पीएच न्यूबे थे, ठीक है। अब इसका नाम अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए ऐसे मिलेगा, ये मैं आज चेंज करूंगा, ठीक है, इस्माइल कादरी। एक बार देख लेता हूँ, उसका फोटो ले लेता हूँ भाई, क्योंकि ये वाला नाम मैं भूल गया, पिछली बार भी मैंने चेंज करने की सोची थी। इस्माइल कादरी नॉर्मल जो स्पेलिंग है ना, वो वाली नहीं है, इस्माइल कादरे या कादरे ऐसे लिखाएगा अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए। तो पहले प्राप्त करता है हिंदी में तो इस्माइल या इस्माइल दोनों तरह से आता है, ये है। तो पहले रिसिपिएंट है ये, यानी 2005 में इनको दिया गया होगा। अब हम भारत के विनर्स पे आएंगे, क्योंकि हमारे लिए तो ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, जो भारत की तरफ से जीते हैं। तो भारत के विनर इसमें सबसे पहले गीतांजलि श्री है। 2005 से चलते हमारी किसी किताब को नहीं मिला, पर 2022 में भारत का टाइम आया और गीतांजलि श्री को अवार्ड मिला। गीतांजलि श्री को मिला क्यों, कैसे मिला, अब ये देखेंगे। तो देखो, गीतांजलि श्री ने एक किताब लिखी, रेत समाधि। अब आपने ये पढ़ाई था कि उस पुस्तक को दिया जाएगा किसी भी भाषा की हो, पर उसका ट्रांसलेशन हो गया हो। तो गीतांजलि श्री की एक दोस्त थी, डेजी रॉकवेल। ये कहानी है, मैं असलियत नहीं है, जरूरी नहीं है, इसमें थोड़ी नमक मिर्च मिल सकती है आपको याद कराने के लिए। तो गीतांजलि श्री ने लिखी रेत समाधि। तो डेजी उसकी दोस्त थी, बाहर से आई वो मिलने के लिए, और डेजी बोले, हाय गीता कैसी है, अंग्रेज तो ऐसे बोलते हैं, हाय गीता कैसी है। तो गीतांजलि बोली, ठीक हूँ बहन, कट रहा है टाइम, थोड़ी सी पैसे की किल्लत तो है आजकल। बोला, भाई साहब तुमने बुक नहीं लिखा है? हाँ जी, बुक तो लिखा है हमने एक। कहा, ये कौन सा लिखा है? कि जी रेत समाधि, रेत समाधि। अच्छा, स्टोरी बताओ अपनी बुक की कैसी है। वो बता दी कैसी है स्टोरी। ओ, ये तो ऑसम है बुक, इसका हम ट्रांसलेशन कर देता है। तो गीतांजलि श्री की बुक का ट्रांसलेशन कर दिया किसने? भैया डेजी रॉकवेल ने, अंग्रेजी में। गीतांजलि बोली, हम ट्रांसलेशन से पैसे थोड़ी मिलते हैं, किताब बिकने से मिलते हैं पैसे, ट्रांसलेशन से थोड़ी मिलते हैं। बोली, हाँ ट्रांसलेशन से भी मिलते हैं, अभी तुम्हें पता नहीं है। तो उन्होंने लिख दी, और भैया वहां जाके बता दिया कि हमारी भी एक किताबें से भी देख लो, क्या पता ये तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से हो और तुम हमें इस अवार्ड के लिए चुन लो। तो उस किताब को वहां कसौटी पे परखा गया, ठीक है। एक बीच में और चीज हो गई थी, गीतांजलि कह रही थी, अरे तेरा दिमाग खराब है, तू काय को इतनी मेहनत कर रही है। तू कह रही जी अवार्ड मिलेगा, अवार्ड मिलेगा तो तू काय को मेहनत कर रही है, तू अपना कोई और काम कर, तू अपना ड्यूटी व्यूटी ज्वाइन कर ले। तो वो बोली, अरे इसमें मेरा भी फायदा है। क्या फायदा है? कि अगर ये अवार्ड हमारी बुक जीत गई तो इसमें पता है 50,000 पाउंड मिलते हैं, और 50 में से 25 इसको मिलते हैं जिसने किताब लिखी है, और 25 इसको मिलते हैं जिसने किताब का ट्रांसलेशन किया है। क्योंकि अगर लेखक को नहीं दोगे तो भैया ओरिजिनल तो किताब उसी की है, और अगर ट्रांसलेटर को नहीं दोगे तो अगर वो ट्रांसलेट ना करे तो फिर तो अवार्ड मिलना ही नहीं था, क्योंकि वो तो अंग्रेजी की पुस्तक को ही मिलता है। इसलिए दोनों में 25,000 बांटा जाता है। तो गीतांजलि श्री ने, अगर समझ में आ गई तो थम्स अप चाहूंगा आपसे, एक किताब लिखी रेत समाधि। रेत समाधि का अनुवाद कर दिया डेजी ने, जो कि गीता की दोस्त थी। डेजी ने इसका अवार्ड किया, जब वो किया तो इसका नाम हो गया द टॉम ऑफ सेंड। अंग्रेजी में भी इसका जो टाइटल है उसका भी भैया चेंज करना पड़ा, द टॉम ऑफ सेंड। और इसको मिला है अवार्ड भैया पुस्तक को, और अवार्ड में मिलते हैं 50,000 पाउंड, 50,000 पाउंड, जिसमें से 25,000 लेखक को, 25,000 लेखक को यानी राइटर को, ऑथर को, और 25,000 ट्रांसलेटर को। तो भैया दोनों ठीक ठाक पैसे मिल गए, और किल्लत गीता की पैसों वाली हो गई खत्म। गीता की किल्लत पैसों वाली हो गई खत्म, ठीक है। बोलोगे तो नहीं गीतांजलि श्री वाली कहानी पूरी? हाँ। अब 2024 लेटेस्ट विजेता दो आपके पते होनी चाहिए, ठीक है। 2024 में जेनी अर्पनबेक ने, कैरोस नाम की किताब थी। हालांकि ऐसा हो सकता है कि ये बहुत जल्दी 26 वाला भी आ जाए, तो फिर आप 25 और 26 को याद कर लेना। 26 में फिर हमारे लिए खास हुआ, ठीक है। भारत की जो दूसरी पुरस्कार विजेता बनी, बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक ने भी किताब लिखी थी, एडेया हनाटे। किस भाषा में लिखी थी? कन्नड़ में लिखी थी। तो बानू मुश्ताक ने एडेया हनाटे लिखी, कन्नड़ में लिखी, और भैया दीपा भस्ती नाम की इनकी एक दोस्त थी, उन्होंने इसको अंग्रेजी में हार्ट लैंप नाम से क्या कर दिया? ट्रांसलेट कर दिया, हार्ट लैंप के नाम से ट्रांसलेट कर दिया, हार्ट लैंप के नाम से, ठीक है। ध्यान रखना है बेटा। ओरिजिनल किस भाषा में लिखा गया था बेटा? रेत समाधि किस भाषा का है? रेत समाधि ये हिंदी भाषा की पुस्तक थी, है ना, हिंदी। रेत समाधि तो आपको नाम से पता चल रहा होगा, हिंदी भाषा की ये पुस्तक थी, ठीक है। और इसको अंग्रेजी में द टॉम ऑफ सेंड के नाम से कर दिया गया ट्रांसलेट। ऐसे ही 2025 में बानू मुश्ताक, 2025 में पुस्तक का नाम एडिया हनाटे था। दीपा भस्ती नाम की इनकी भी दोस्त है, उन्होंने हार्ट लैंप नाम से इस पुस्तक को बदल दिया कन्नड़ से अंग्रेजी में, और इनको भी अवार्ड मिला बुकर इंटरनेशनल 2025। तो हमारे पास बुकर या मान बुकर जीतने वाले 5 हैं, और बुकर इंटरनेशनल जीतने वाले 2 हैं। जहां हमारा बुकर या मान बुकर अवार्ड 5 में से 3 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं, वहीं इंटरनेशनल बुकर में केवल और केवल 2 महिलाएं ही आज तक यानी विजेता रही हैं, विनर रही हैं, विनर रही हैं बेटा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? इन दोनों अवार्ड में कोई कंफ्यूजन है आपको? जब मैं बुकर पूछूंगा तो अभी भी आप बानू मुश्ताक का नाम लोगे क्या? अभी भी गीतांजलि श्री का लोगे? या खास तौर पे आपको उसमें एक इंटरनेशनल वर्ड जरूर चाहिए लिखा हुआ? अगर उसमें इंटरनेशनल वर्ड ना लिखा हो तो फिर आप बुकर अवार्ड नहीं दे सकते उसको, ठीक है। उसे आप इंटरनेशनल बुकर अवार्ड ही केवल दे सकते हो। क्लियर है? चलिए, अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की हम बात करेंगे। तो विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले को दिया जाता है। इसकी शुरुआत पूछी जाती है, गांधी पीस प्राइज की या गांधी पीस अवार्ड की या प्राइज की नाम से आएगा। शुरुआत हुई 1995 में, और ये 150th
सॉरी 125th बर्थ एनिवर्सरी थी गांधी जी की, ठीक है। 125th जो बर्थ एनिवर्सरी थी गांधी जी की, उस पर इसे डिक्लेयर किया गया 1995 में, और इसकी जो प्राइज मनी है वो 1 करोड़ रुपए है। ये भारत के किसी भी अवार्ड में दी जाने वाली सबसे ज्यादा प्राइज मनी है, सबसे ज्यादा प्राइज मनी है, ठीक है, क्लियर है। चलिए 2020 में ये इसके दो लेटेस्ट विनर 2020 के शेख मुजीबुर रहमान है और 2021 के हैं गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर, और गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो 1923 ये गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना है। कभी आप अवार्ड की स्थापना देख लो, ठीक है। तो पिछले दो विनर जो हैं शेख मुजीबुर रहमान 2020 के लिए, 21 के लिए गीता प्रेस गोरखपुर, यही दो अवार्ड आपको भी लेटेस्ट याद करने हैं। फिर सबसे पहले वाला पूछा जाता है जूलियस नायरेरे। जब ये 1995 में शुरू हुआ तो सबसे पहले किसे दिया गया, तो इट वाज गिवन टू जूलियस नायरेरे। एंड हु वाज जूलियस नायरेरे? ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। कौन थे वो? तो तंजानिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे अगर हम जूलियस नायरेरे की बात करें। इनको पहला दिया गया तो सीधी सी बात है कब दिया गया होगा, 1995 में दिया गया होगा। कब दिया गया होगा? 1995 में, ठीक है। तो 2021 में गीता प्रेस गोरखपुर, 2020 के विजेता है शेख मुजीबुर रहमान। फर्स्ट रेसिपिएंट इसके हैं जूलियस नायरेरे, 1995 में फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। और पहले भारतीय पूछे जाए तो बाबा आमटे, पहली भारतीय संस्था ऑब्लिक व्यक्ति करके आए। देखो सबसे पहले जब ये किसी भारतीय को दिया गया था तो वो आदमी नहीं था, इंस्टीट्यूट था, इंस्टीट्यूशन था रामकृष्ण मिशन 1998 में। किसको दिया गया था? रामकृष्ण मिशन को दिया गया था 1998 में। तो पहला भारतीय संस्थान रामकृष्ण मिशन था जिसको 1998 में दिया गया था, ठीक है। लेकिन पहली बार अगर किसी व्यक्ति की बात करेंगे तो ही वाज बाबा आमटे, जिनका नाम था मुरलीधर देवीदास आमटे, और इनको 1999 में दिया गया था, 1999 में दिया गया था। क्लियर है? चलिए फिर से देखो 2020 के विजेता है शेख मुजीबुर रहमान, 21 का गीता प्रेस गोरखपुर। फर्स्ट जो रेसिपिएंट है इसके गांधी पीस प्राइज के तो जूलियस नायरेरे 1995 में फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया रहे हैं। जो फर्स्ट इंडियन पर्सन है तो बाबा आमटे हैं, मुरलीधर देवीदास आमटे भी इनको बोलते हैं। पहला भारतीय संस्थान रामकृष्ण मिशन है। और कुछ और विजेता देख लो, 1998 में रामकृष्ण मिशन, नेल्सन मंडेला को 2000 में। नेल्सन मंडेला को हमने भारत रत्न कब दिया था बताओ? भारत रत्न उस साल दिया था जिस साल हमने डॉक्टर अंबेडकर को दिया। डॉक्टर अंबेडकर को भी हमने 1990 में दिया था, और इनको 2000 में हमने क्या दिया है बेटा? गांधी पीस प्राइज। और ग्रामीण बैंक को भी सन 2000 में ही दिया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो महत्वपूर्ण विजेता है हमारा, 2014 में दिया गया। इसरो की स्थापना जानते हो आप कब हुई थी? इसरो की स्थापना क्या 15 अगस्त 1969 को? 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 को इसरो को एस्टैब्लिश किया गया था। इसरो की स्थापना की गई थी और इसको 2014 में गांधी पीस प्राइज दिया गया है। क्या दिया गया है? गांधी पीस प्राइज। एक कलिंग पुरस्कार है, 1992 में शुरू हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है किस क्षेत्र में? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और यूनेस्को देता है इसको। यूनेस्को एक कलिंग फाउंडेशन है, उड़ीसा की सरकार है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल जो बनता है वो यूनेस्को फाउंडेशन, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। 1952 में जिसको दिया गया, ठीक है, लेकिन पहले भारतीय विजेता जगजीत सिंह आपके दिमाग में रहने चाहिए। क्या है आपके दिमाग में? जगजीत सिंह रहने चाहिए। चलो लास्ट आज का पुरस्कार देख लेते हैं, फिर कल से शुरू करेंगे। तो आज का लास्ट पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा है, जैसे दुनिया में जो सिनेमा का सबसे बड़ा है वो ऑस्कर है। क्या है? ऑस्कर है बेटा, दुनिया में सबसे बड़ा। तो भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। अच्छा 1969 में तो बुकर की भी हुई थी, बुकर की भी। अब यह बुकर की भी जो शुरुआत है वो 1969 में हुई थी, और 1969 में पहली बार ये जिसको दिया गया उनका नाम था देविका रानी रोरिक। देविका रानी रोरिक इसकी फर्स्ट रेसिपिएंट है और फर्स्ट लेडी रेसिपिएंट भी है, फर्स्ट विमेन रेसिपिएंट भी है, ठीक है। तो देविका रानी रोरिक को ये पहली बार 1969 में जब दिया गया तो पहली विजेता बन गई, यानी कि पहला ही इन्हें एक महिला को मिला। तो फिर पहला पुरुष पूछना पड़ेगा अलग से। तो फर्स्ट मैन थे वीरेंद्र नाथ सरकार, अगले ही साल जिनको मिला है। तो अगर पहली बार किसी पुरुष को मिला होता ना तो नॉर्मली हम याद करते हैं ना पहली महिला कौन थी इसे पाने वाली, जैसे हम कांग्रेस अध्यक्ष पढ़ते हैं, तो ये नहीं पढ़ते क्या कि पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, उसी तरह से ये पढ़ना भी जरूरी है। तो भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। शुरुआत 1969 में हुई, देविका रानी रोरिक पहली महिला भी हैं, और पहले पुरुष इसके हो जाएंगे वीरेंद्र नाथ सरकार। फिर लास्ट में दो तीन आपको दिमाग में रखने हैं। 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 के लिए बेटा अमिताभ बच्चन को मिला था, क्योंकि खास है 50 नंबर, इसलिए महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है। 54वां 2022 के लिए मिथुन चक्रवर्ती को, और भाई 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए मोहनलाल को। ये दोनों भी महत्वपूर्ण हैं। ये इन सालों के लिए दिए गए हैं, लेकिन ये दिए दो साल बाद जाते हैं। जैसे 2022 में नहीं, 2024 में दिया गया है, 2024 में दिया गया। जो मिथुन को दिया गया ना 2024 में, लगभग 2 साल बाद दिए जाते हैं। और ये 55वां मोहनलाल को 2025 में दिया गया। पर आपसे पूछेगा कब के लिए, कब के लिए दिया गया है, कब दिया गया है, ये नहीं पूछेगा आपसे। भैया 2023 के लिए दिया गया है, 2025 में। अब 2026 में जब दिया जाएगा तो वो 2024 के लिए दिया जाएगा, 2024 के लिए दिया जाएगा। तो जो अभी करंट इसके विनर है सबसे लेटेस्ट, तो ही इज मोहनलाल। उनका नंबर है 55वां, 55th, ठीक है, मोहनलाल। और ये साउथ के हैं। कहाँ के हैं? साउथ के हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखेंगे। कल क्लास होगी, आपको याद रखना है, क्योंकि आप पहले ही बहुत आराम कर चुके हो, ठीक है। जो किसी वजह से कल क्लास ना ले पाए तो परसों ले लेना, परसों ना ले पाए तो परसों शाम ले लेना, लेकिन कल क्लास होगी, अपने टाइम पे होगी, 1 PM ही होगी, और आपको क्लास लेनी है, ठीक है। तो हो सकता है उस दिन आपकी वैसे ही क्लास डिस्टर्ब हो जाए, और अब क्या मेरी ये कोशिश है कि अगर जिस दिन भी मैं क्लास ना ले पाऊँ तो उस दिन आप